Hey guys, very good morning, very good afternoon, very good evening once again. आप कहाँ पर मौजूद है? एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर। मेरा नाम है जेपी चौहान और यहाँ पर चला रहे हैं बहुत ही जबरदस्त क्रैश कोर्स। आज क्या कवर करने वाले हैं हम? यूनिट्स, मेजरमेंट एंड एरर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको 2 शॉर्ट के अंदर करवाऊंगा। आज यूनिट्स, मेजरमेंट, यूनिट्स, डायमेंशन और एरर्स की बात करेंगे पर, और कल मैं प्रैक्टिकल फिजिक्स की बात करूंगा जिसके अंदर अपन कुछ एक्सपेरिमेंट कवर करेंगे। तो आज और कल वाले सेशन दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके टोटल 8 मार्क्स आपके हाथ में आने वाले हैं। 8 मार्क्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन और इतना ईजी है, यहाँ से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। और ये क्वेश्चन जो गलत करता है मतलब आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन, राइट। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बस चैनल के ऊपर बने रहें। जो लोग पहली दफा आए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन पे क्लिक कर लें अगर वीडियोज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। यूनिट्स, डायमेंशन एंड एरर्स, ये बिल्कुल ही फंडामेंटल टॉपिक है। ये मैंने लास्ट में इसलिए लिया है क्योंकि काफी चीजें आपको क्या है कि दूसरे चैप्टर से इसकी हेल्प मिल जाएगी। इस चैप्टर को करने में दूसरे चैप्टर से अपने को क्या मिलती है, कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है। अगर मैं पूरा फुल लेंथ कोर्स करवा रहा होता तो मैं सबसे पहले इस चैप्टर को लेता हूं मैं, लेकिन अगर क्रैश कोर्स करवाते हैं तो सबसे लास्ट में ये पढ़ाया जाता है ताकि आपको क्या कम मेहनत में जल्दी काम हो जाए आपका। तो शुरू में छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पहले से आती है, बहुत अच्छे से आती है। सबसे पहले बात करें अपन टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी जो भी क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हो, किसी भी चीज को अगर आप मेजर कर पा रहे हैं तो वो एक तरह की क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी होगी। या फिर किसी कोई भी क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कब बोलोगे, जब उसकी टर्म्स में फिजिक्स के लॉज को आप डिफाइन कर पाते हो। तो ऐसी जो भी क्वांटिटीज होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे V = IR एक लॉ हो गया है ना, आपने 6 पाई ईटा RV, बहुत सारे लॉज पढ़े अपन ने, बहुत सारे लॉज पढ़े, दुनिया भर के लॉज पढ़े अपन ने, है ना। F = KX, तो सारे ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। जो भी फॉर्मूला है उसके अंदर जितने भी वेरिएबल है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि उससे अपन ने क्या बनाया है, फिजिक्स के लॉज को बनाया है। तो 2 तरह की होती है फिजिकल क्वांटिटी। एक तो होता है बेस्ड ऑन डायरेक्शन, आपको पता है स्केलर और वेक्टर, और दूसरा होता है बेस्ड ऑन डिपेंडेंस। बेस्ड ऑन डिपेंडेंस का मतलब क्या हो गया, कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो होती है बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, और कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो डिपेंड करती है। डिपेंड करने का मतलब डिपेंडेंट होती है, मतलब वो किन्हीं और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई। तो जो डिपेंडेंट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डेराइव्ड। जो इंडिपेंडेंट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, बेसिक या फिर फंडामेंटल। ठीक है। इस संसार के अंदर 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज, इस दुनिया के अंदर 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको आगे चर्चा करेंगे अपन इसके बारे में। और डेराइव्ड क्या है, जो डेराइव की जा सकती है। क्लियर। इसके बाद देखिए मेजरिंग प्रोसेस। देखो जब भी आप किसी चीज को मेजर करते हो, कोई भी चीज मेजर करते हो, तो वहां पर 3 चीजें आपके पास में होती है। एक तो होती है फिजिकल क्वांटिटी, मतलब आपने कुछ मेजर किया होगा, जैसे मैंने लेंथ मेजर किया, मैंने मास मेजर किया, मैंने टाइम मेजर किया, मैंने जो भी मेजर किया। अब जब आप मेजर करते हो तो उसका एक मैग्नीट्यूड निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लेंथ मैंने मेजर करी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और सेंटीमीटर क्या हो गया, यूनिट, और लेंथ क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये मेजरिंग प्रोसेस की इक्वेशन है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट के प्रोडक्ट नहीं बोल के कि फॉर्म में, कि कॉम्बिनेशन में आप रिप्रेजेंट करते हो। तो फिजिकल क्वांटिटी को Q बोल रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड को N बोल रहा हूं मैं, यूनिट को क्या बोल दिया मैंने, U। अब देखो 20 सेंटीमीटर को आप 0.2 मीटर में लिख पाते हो, आपको पता होगा 20 सेंटीमीटर को क्या लिखता हूं मैं, या 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखते हैं आप। और 1 मीटर भी लेंथ है और 100 सेंटीमीटर भी लेंथ है, मतलब दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी और सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों ही। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो किसी भी यूनिट में लो आप, भले सेंटीमीटर में लिया या भले मैंने मीटर में लिया, उसका वो जो उसका कैरेक्टर है वो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है हमेशा कांस्टेंट रहती है। मतलब Q क्या हो गया, कांस्टेंट। तो N और U का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, बना रहेगा कांस्टेंट। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, N1U1 इक्वल्स टू क्या आ सकता है, N2U2। आगे जाके पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन। जैसे यहां से क्या 1 मीटर लिखा अगर मैंने, तो 1 हो गया N1, मीटर हो गया यूनिट। तो इसी का इक्विवेलेंट क्या लिख पाते हो आप, इसको कन्वर्ट करते हो आप कितना, तो ये 100 और ये क्या हो गया, सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहीं से अपन इक्वेशन ये लिख पाते हैं, इसीलिए इन दोनों को इक्वल भी कर पाते हैं, या इनको इक्वल किया इसीलिए ये N और U का प्रोडक्ट अपने पास इक्वल आया, कांस्टेंट आया। शुरू में मैं बेसिक्स यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आगे पता नहीं क्या थ्योरी पढ़ा रहे हैं सर, पता नहीं बोर्ड वाला पढ़ा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल बेस से लेके एक्सपोनेंशियली अपन जाएंगे, फोड़ देंगे चैप्टर को, मजा आएगा, हर क्वेश्चन कर पाओगे आप। तो स्टे ट्यून्ड, लास्ट तक देखें वीडियोस को, मजा आएगा आपको, मजा आने वाला है। इतिहास का बहुत शानदार चैप्टर होने वाला है, वाह। देख नेक्स्ट आपके पास क्या है, सिस्टम। क्योंकि बेसिक चीजें जब आएगी तभी तो मैं हायर लेवल पे जा पाऊंगा। बहुत लोगों के दिमाग में होता है डायरेक्ट क्वेश्चन करा दो सर, क्वेश्चन करा दो। अरे यार क्वेश्चन क्या, कैसे करवा दो क्वेश्चन, फील आना चाहिए। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, जितनी भी यूनिट्स होती है उस सब के कलेक्शन को अपन सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। तो बेसिकली मार्केट में 4 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। एमकेएस मतलब ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसके अंदर लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं मास को, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड के अंदर।
ठीक है। यूनिट का अगर पूरा नाम लिख रहे हो तो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। मैंने पहली बार स्मॉल लेटर काम में लिए हैं क्योंकि ये एसेंशियल है, इसलिए मैंने मेरी स्मॉल रनिंग में मेरी राइटिंग बहुत गंदी आती है, इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ। वैसे भी गंदी है, क्या बात कर रहे हैं सर, आपकी तो कैपिटल लेटर में भी बहुत फोड़ रखी राइटिंग आपने। क्या करें, भगवान की देन है, प्रसाद समझ के ले लिया है, यही कमा के दे रहा है भाई मेरे को। चल आगे बढ़। सीजीएस क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, है ना। लेंथ, मास और टाइम इसके अंदर मेजर किया जाता है। ये दोनों ही सिस्टम जो है वो क्या है? फ्रेंच सिस्टम है, फ्रांस ने लाके दिए थे। उसके बाद आया तीसरा क्या? एफपीएस, ब्रिटिश लेके आया कि ब्रिटिश बोले, अंग्रेज बोले हमारा भी एक कुछ होना चाहिए। फ्रांस वाले तो आगे बढ़ गए, भाई अंग्रेज बोले हमारा भी कुछ तो चाहिए, तो अंग्रेजों ने भाई साहब एफपीएस लॉन्च कर दिया, फुट पाउंड सेकेंड। फिर सब आपस में कंफ्यूज हो गए, क्या है यार ये, कभी कोई मीटर बोल रहा है, कोई सेंटीमीटर बोल रहा है, कोई फुट बोल रहा है, क्या यार तुम कुछ रिसर्च कर रहे हो, तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही, तुम कुछ रिसर्च कर रहे हो, इनकी बातें इनको समझ में नहीं आ रही है, तो आओ आदान प्रदान करें ज्ञान का। तो आओ एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाए जिसको वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाए। उसको क्या बोल दिया आपने? एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो इंटरनेशनली वैलिड है। वैलिड तो सारे सिस्टम है लेकिन ये यूज किया जाता है, इसलिए हम बोलते हैं हमेशा कैलकुलेशन के अंदर आप एसआई सिस्टम आप यूज करें आप, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड सब जगह सेम रहता है। चलो हाँ, तो इसके अंदर टोटल 9 तरह की यूनिट है ना। इसको डिफाइन करने के लिए मेरे को 9 चीज़ों की जरूरत है। तो 9 को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक होती है फंडामेंटल और दूसरा क्या है? सप्लीमेंटरी। फंडामेंटल मैंने नाम लिखवाया था, ये 7 तरह की फंडामेंटल यूनिट होती है। इसके इनिशियल सिंबल ये होते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, क्या लेंथ को मीटर से लिखते हैं, मास को किलोग्राम, किसमें? एसआई यूनिट, लेंथ की मास, लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम का सेकेंड किलोग्राम, ऐसे यूनिट होती है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, किलो लग गया आगे। टेम्परेचर होता है केल्विन में, इलेक्ट्रिक केल्विन होता है, डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे यूनिट नहीं होती, पता है आपको। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? मोल होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? कैंडेला। ये क्या है? कैंडेला। इसका मैं फुल फॉर्म लिख दूं अगर मैं आपको, तो ये आएगा मेरे पास कैंडेला। बहुत अच्छी राइटिंग है मेरी, कैंडेला। सप्लीमेंट्री यूनिट 2 तरह की होती है। सप्लीमेंट्री यूनिट एक होती है प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। क्या बात है, कलर चेंज। तो एक प्लेन एंगल का मतलब क्या हो गया? वही एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय इट्स आर्क। थीटा क्या होगा? आर्क अपॉन रेडियस, है ना। आर्क हो गया एल, रेडियस क्या हो गया? आर, थीटा क्या हो गया? रेडियन। और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है? स्फीयर का जो सरफेस है वो उसके सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, वो होता है सॉलिड एंगल। और सर्कल एक लेंथ कितना एंगल सबटेंड करती है, और एक पूरा सरफेस कितना एंगल, मतलब 3D एंगल है ये। एक सरफेस, इसलिए सॉलिड बोला, सॉलिड। एक सरफेस कितना एंगल सबटेंड करती है, ठीक है। इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करिए। थीटा होता है ये ओमेगा, ये होता है ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। किसके बराबर होता है ये? एरिया अपॉन रेडियस के स्क्वायर। इसकी यूनिट होती है स्टे रेडियन, SR, स्टे रेडियन। रेडियन को RAD से लिखते हैं अपन, राइट। जल्दी से लिख लें, इसको नोट कर लें आप। बस आगे बढ़ते हैं, अभी जमा अब जमने वाला है चैप्टर, जल्दी रुकना। चल आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट आपके पास क्या है? प्रीफिक्स ऑफ पावर ऑफ 10। कुछ प्रीफिक्सेस होते हैं जो 10 टू पावर में होते हैं। प्रीफिक्स का मतलब क्या हो? जो यूनिट के पहले लगते हैं। प्रीफिक्स हमेशा मतलब क्या होता है? जो पहले लगता है। तो अपने पास भी कुछ यूनिट्स होती है, उसके पहले अपन कुछ लगा देते, जैसे मीटर के पहले सेंटी लगा दिया, मीटर के पहले अपन ने किलो लगा दिया, मीटर के पहले अपन ने डेका लगा दिया, डेसी लगा दिया, है। न्यूटन के पहले मिली लगा दिया, है ना। तो ये सारे क्या हैं? ये प्रीफिक्सेस हैं जो हमेशा कहाँ लगते हैं? यूनिट के पहले। तो कुछ लिस्ट अपने पास, जो इंपॉर्टेंट लिस्ट है मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स के नाम है मेरे पास जो पहले लगेंगे, ये इनके सिंबल्स हैं, और इनका डेफिनेशन मेरे पास ये होगी। पावर ऑफ 10 की टर्म्स में ये मिलेंगे। जैसे डेसी, डेसी का मतलब क्या होता है? स्मॉल डी से लिखोगे, उसकी पावर ऑफ 10 क्या होती है? 10⁻⁻1। सेंटी को स्मॉल सी से लिखते हो, वो 10⁻2 होता है। जैसे अपन लिखते हैं ना 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को क्या लिखते हैं अपन? 10⁻⁻2 मीटर। आप 100 से डिवाइड, आपने 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ही क्यों बोला? क्योंकि सेंटी का मतलब ही होता है 10⁻2। वो इसीलिए अपना 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर आ गया, जो अपने को याद हो गया है, एक्चुअली याद हो चुका है। तो आप जब 1 सेंटीमीटर लिखते हो तो उसका मतलब क्या हो गया? 1 इंटू सेंटी का मतलब होता है 10⁻2 मीटर। इसलिए अपन हमेशा जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हो तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं, या आप 100 से डिवाइड कर देते हो, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्या हो गया? मिली हो गया, स्मॉल एम 10⁻3, 1 2 3 6 9 12 15 18, बहुत सारे होते हैं आगे और भी, लेकिन हम यहीं तक करेंगे। स्मॉल एम, माइक्रो का सिंबल म्यू, -6, नैनो -9, पिको, स्मॉल पी, सारे स्मॉल लेटर्स हैं। पिको 10⁻12, फेम्टो स्मॉल एफ 10⁻15, एट्टो 10⁻18, फिर आता डेका, DA, डेसी, डेका 10⁻1, हेक्टो 10⁻2, किलो पता है आपने को, मेगा पता ही है 6, गीगा
ये सब कैपिटल लेटर आ रहा है यहाँ से सारा। फिर टैप, धक मांगे टैप, अरे कुछ भी याद कर लेना, जैसे भी याद कर सकते हो यार, कुछ बना लेना अपना यार, ताकि लाइन से याद हो जाए। हालांकि प्रैक्टिस करोगे आपको काफी लोगों को याद हो चुका होगा अब तक, ठीक है। ये मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ठीक है, वो नेगेटिव में पावर थी, इसके नीचे सब मेरी पॉजिटिव में पावर है, ठीक है। देख कुछ क्वेश्चन ये पोस्ट करके ट्राई करना, देखा आप बहुत सारे लोग इसमें अटकते हैं, क्यों हर साल मैं अटकाता हूँ बच्चों को देखना बहुत सारे बच्चे अटक तो जाते हैं, पता नहीं सही आंसर आता है कि आता है। तो तीनों क्वेश्चन को पोस्ट करके फिर ट्राई करना आप। देखो मैं बाकी ट्राई 5 नैनोमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। करने का तरीका क्या है, नैनोमीटर, नैनो को क्या लिखो आप 10⁻⁹। आपको किस में चेंज करना है, किलोमीटर में, तो किलो से मल्टीप्लाई और किलो से डिवाइड, किलो से मल्टीप्लाई और किलो से डिवाइड। तो ये तो क्या हो गया मेरा किलोमीटर, और इन सबको साथ में ले लो आप। तो फाइनली देखो क्या आ जाएगा, ये 5 × 10⁻⁹ और किलो, किलो कितना होता है 10⁻³ होता है, और ये क्या हो गया मेरे पास किलोमीटर, ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁻12 किलोमीटर। हालांकि प्रैक्टिस होगी आप लोगों की, बहुत सारे क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कर ली होगी, तो बहुत लोग कर भी लेंगे इसको, बट एग्जैक्ट तरीका आप ध्यान रखें आप हमेशा, ठीक है। फिर 6D क्या होता है, डेसी न्यूटन को टेरा न्यूटन में चेंज करना है। यहाँ तो बहुत सिंपल हो गया होगा, सिंपल तरीका क्या बताया, जो दिया हुआ उसको यूं का लिख दो, डेसी कितना होता है 10⁻⁻1 न्यूटन, और टेरा से मल्टीप्लाई और टेरा से डिवाइड कर लो आप, है ना। तो ये तो टेरा न्यूटन हो गया, और बाकी बच्चे को इकट्ठा कर लो आप। तो 10 × 10⁻⁻1 टेरा कितना होता है 10⁻12 होता है, और ये क्या आ गया मेरे पास टेरा न्यूटन में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हो गया 6 × 10⁻⁻13 टेरा न्यूटन। अरे हेलो, अरे क्लियर। उसके बाद एक ये क्या है, पेटा, कैपिटल पी है, और ये स्मॉल पी ये रहा, कैपिटल पी ये रहा, ठीक है। तो 8 कैपिटल पी पेटा मीटर, पेटा मतलब देख कितना होता है 15, 10⁻15 से मल्टीप्लाई, मतलब है यूं का यूं है, किस में चेंज करना, मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर का मतलब क्या होता है, मिली से मल्टीप्लाई और मिली से डिवाइड, ये मिली से डिवाइड। तो ये तो हो गया तेरा मिलीमीटर, बस इसको एक साथ ले लो आप, कितना हो गया, तो 8 × 10⁻³ ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 18 मिलीमीटर। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर। आगे देखें आप, अदर इंपॉर्टेंट कुछ अलग अदर इंपॉर्टेंट यूनिट्स भी होती है जो याद कर लें आप। एक होता है पैरालैक्टिक सेकंड, मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है ये। सबसे बड़ी यूनिट जो है वो क्या, पारसेक, पैरालैक्टिक सेकंड। हालांकि सेकंड नाम है, लेकिन यूनिट किसकी होती है, लेंथ की होती है, क्योंकि 1 पारसेक जो होता है वो 30.8 × 10⁻15 मीटर। इंटरप्लैनेटरी मतलब प्लैनेट्स के बीच के सेपरेशन को, के बीच के डिस्टेंस को जनरली पारसेक में या लाइट ईयर में मेजर किया जाता है। लाइट ईयर अगेन इज द यूनिट ऑफ लेंथ, आपको पता है ना। तो पैरालैक्टिक सेकंड यूनिट ऑफ लेंथ, क्योंकि ये किसमें मीटर में होता है। उसके बाद लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, याद करना पड़ेगा। इससे छोटा 30.8, फिर छोटा 9.46, फिर होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU 1.5 × 10⁻11 मीटर, ये आपका 1.496 होता है, पर नियरली इक्वल कैलकुलेशन में आप 1.5 यूज कर लेंगे। उसके बाद और उससे छोटी यूनिट माइक्रोन 10⁻⁻6। जब आप पार्टिकल लेवल पर आ जाते हो तो माइक्रोन, नैनो, फेम्टो में बात करते हो, तो माइक्रोन होता है 10⁻6 मीटर। एंगस्ट्रॉम, ए के ऊपर आपने एंगस्ट्रॉम बहुत यूज किया होगा, 10⁻10 मीटर होता है। फर्मी को अपन बोलते हैं फेम्टोमीटर, फर्मी फेम्टो क्या होता है, देखो ये रहा फेम्टो, किधर है 10⁻15 मीटर। तो 1 फर्मी इक्वल्स टू होता है 10⁻15 मीटर। उसके बाद देखो एटॉमिक मास, यहाँ तक लेंथ की यूनिट है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दी मैंने। उसके बाद एटॉमिक मास यूनिट AMU, उसको AMU या सिंपल U से लिखते हैं आप। तो 1 AMU जो होता है वो कार्बन 12 एटम का मास को डिवाइड बाय 12 करते हो। तो कार्बन 12 एटम का जो भी मास है उसको डिवाइड बाय 12 करोगे तो ये वैल्यू निकल के आती है, जो क्या होता है प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर, न्यूट्रॉन का थोड़ा ज़्यादा होता है अगर याद हो तो, ठीक है। ये 1 AMU की इक्विवेलेंट होता है, मतलब ये मास की यूनिट हो गई। उसके बाद एंगल की यूनिट आती है कि 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है 60 आर्क मिनट्स। ये भी अनदर, दिस इज अनदर यूनिट ऑफ एंगल। अपने को डिग्री पता है, रेडियन तो पता ही है ना, उसके अलावा डिग्री। अब रिलेशन क्या है, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है 60 आर्क मिनट। इसको डिग्री को घंटे की तरह ट्रीट करो आप। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 60 आर्क मिनट होते हैं। तो 60 के ऊपर डैश लगा दिया अपन ने। इस तरीके से होता है 1 आर्क मिनट में, 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं, तो 1 आर्क मिनट इक्वल्स होता है 60 आर्क सेकंड्स, 60 डबल डैश। और फाइनली ये तो पता ही होगा आपको 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, कन्वर्ट करने आती है। 180 को पाई से उड़ा मत देना, ये पाई 3.14 है। चल क्वेश्चन देख। अब देखो अब क्या करना, 1 पारसेक को लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है। तो देख 1 पारसेक कितना होता है, मैंने बोला कैसे करना है, जो दिया हुआ है वो यूं का लिखो 30.8 × 10⁻15
फिर लाइट ईयर से मल्टीप्लाई और लाइट ईयर से डिवाइड। लाइट ईयर कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 से डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया। बस ये 30.8 डिवाइड बाई 9.46, तो ये लाइट ईयर में आ जाएगा। तो 1 पारसेक याद करना सीधा, ये याद कर लेना कि 1 पारसेक, इसको सॉल्व करोगे ये आता है 3.25, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट एग्जाम के अंदर पूछा गया है। 3.25 लाइट ईयर, इसको याद कर लेना, इसलिए जानबूझ के क्वेश्चन कराया है मैंने। चल अगला ट्राई करो, ये सिंपल पोज करके ट्राई करना क्वेश्चन। हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम इन 2 माइक्रोन्स, हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम को इसको इसी फॉर्म में लिख दो। देखो हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम इन 2 माइक्रोन्स, मतलब 2 माइक्रोन्स में कितने एंगस्ट्रॉम है, यही तो पूछा है। बस को कर लो आप, माइक्रोन्स को लिख लो 10⁻⁻6 मीटर, और एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है तो एंगस्ट्रॉम से मल्टीप्लाई और एंगस्ट्रॉम से डिवाइड कर लिया मैंने। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया मेरे पास, ये तो बन गया एंगस्ट्रॉम, 10⁻10 मीटर तो क्या हो गया एंगस्ट्रॉम, और इसको यहाँ पर ले लो तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁴, ये क्या हो गया एंगस्ट्रॉम। समझ में आ गया कितना हो गया, हाँ मैं तो 2 × 10⁻⁴ एंगस्ट्रॉम। बहुत बढ़िया, लिख लो। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन देखो। आपको क्या क्या पूछा है कि कन्वर्ट 5 डिग्री 50 आर्क सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपके पास भले एक तो आर्क मिनट हो या आर्क सेकेंड हो, उसका रिलेशन किसके साथ में पता है आपको, डिग्री के साथ में पता है। डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ में पता है, डिग्री के साथ में, और डिग्री का रिलेशन किसके साथ में पता है, रेडियन के साथ में। तो डायरेक्ट आर्क मिनट से रेडियन में कन्वर्ट कभी भी नहीं होगा, पहले डिग्री में आना पड़ेगा फिर रेडियन में जाएगा। या अगर रेडियन में दिया हुआ है मिनट सेकंड में आना हो तो पहले डिग्री में आना पड़ेगा, ठीक है, फिर मिनट सेकंड में आओगे। तो ये एकदम ये तो अपने को चीज़ समझ में आ गई होगी। तो बस यहाँ से 5 डिग्री, तो 5 डिग्री, ठीक है, डिग्री में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इस पूरे को पहले क्या करो, डिग्री में कन्वर्ट कर लो, पूरे एंगल को, तो ये रेडियन में कन्वर्ट होगा। तो 5 डिग्री तो ऑलरेडी है, प्लस ये उससे घंटे, इसको घंटे की तरह ट्रीट करो। ये 5 घंटे 50 सेकंड है, तो 5 घंटे 50 सेकंड को घंटे में चेंज कैसे करोगे आप, तो 5 + 50 डिवाइडेड बाय 3600। ये आई थिंक समझ में आया होगा, है ना। इस मिनट को मैं घंटे में कैसे कन्वर्ट करूंगा, इस सेकंड को घंटे में कन्वर्ट करना बोलो या सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना बोलो, एक ही बात है, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। एक घंटा बोलो या डिग्री, घंटा इक्वल्स टू डिग्री, हो गया घंटा, एक घंटे, समझ में आ रहा है। तो बस ये कुल मिलाकर क्या होगा, ये पूरी चीज किस में आ जाएगी, ये डिग्री में आ जाएगी। फिर इसको क्या करोगे, रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन, देखो एक चीज एक बाबा कंफ्यूजन होता है, तो रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ऊपर रखो, π/180। डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 डिग्री को ऊपर रखो, 180/π, सीधा सा फंडा है। तो मैं इसको डिग्री को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं π/180 से, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इसको आप करते रहो यार, इतनी कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, ठीक है। अगर इतनी वो जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जी जाती आपसे, तो रिलेशन याद रखो, इंपॉर्टेंट रिलेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन दिए हैं। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री बराबर कितना होता है, π/180 रेडियन होता है, तो पाई को 180 से डिवाइड करोगे, ये 1.75 × 10⁻² होता है, ठीक है। 1 का डबल कर दो 2, 15 जोड़ते जाओ, 1 का डबल, 2 का डबल 4, 0.75 में 15 जोड़ा 90 के आसपास आ गया, फिर 15 जोड़ा, नहीं कुछ नहीं, याद करना है, गलतफहमी हो गई। 1.75, 2.91, 4.85, 246, ये 1 डिग्री का रेडियन इक्विवेलेंट, मिनट का रेडियन इक्विवेलेंट और सेकंड का रेडियन इक्विवेलेंट डायरेक्ट कन्वर्ट करके दे दिया आपको, ठीक है। ये याद कर लेना, अगर याद हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। चल नेक्स्ट आपके पास क्या, देखो पैरेलैक्स मेथड ऑफ लेंथ मेजरमेंट। आपको जब लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करनी होती है तब आप पैरेलैक्स मेथड को मेजर करते हैं। जैसे प्लैनेट्स के बीच का जो सेपरेशन है जनरली इज कैलकुलेटेड जनरली यूजिंग द पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं देखूंगा तो चक्कर आएंगे पहले तो आपको। अब मैं एक आंख से देखता हूं इसको, फिर दूसरी आंख से देखता हूं, शिफ्ट, अब देखो ऐसा करके देखना, शिफ्ट होगा ऑब्जेक्ट, तो ये इसकी पोजीशन जो है वो क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। तो दिस इज एक्चुअल में लेकिन शिफ्ट नहीं हो रही है, पर शिफ्ट हो रही है, एपरेंट शिफ्टिंग बोल दिया अपन ने इसीलिए इसको। तो एपरेंट शिफ्टिंग इन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट व्हेन यू लुक एट द ऑब्जेक्ट बाय क्लोजिंग योर आईज साइड वाइज, एक एक करके, टिक 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 टिक। समझ में आ रहा है क्या,
इसको बोलते हैं अपन पैरेलैक्स, इसको अपन क्या बोलते हैं पैरेलैक्स शिफ्टिंग, एपरेंट शिफ्टिंग को क्या बोलते हैं अपन पैरेलैक्स। तो वही किया मैंने, देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरी लेफ्ट वाली आंख, ये वाली माँ की आंख, ये राइट वाली आंख, ठीक है। तो लेफ्ट वाली आंख और राइट वाली आंख से ऑब्जेक्ट को देखा तो यहां से कुछ एंगल सबटेंड होगा, वो एंगल सबटेंडेड मैंने क्या बोल दिया थीटा। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेंटर मानते हुए और इसको रेडियस मानते हुए, इस रेडियस को मैं बोल रहा हूं एस, मैं एक सर्कल बनाया, ठीक है, सर्कल बनाया और लेफ्ट और राइट के बीच का जो डायरेक्ट डिस्टेंस उसको मैंने क्या बोल दिया बी, उसको क्या बोल दिया मैंने बी, और इस बी को बोलते हैं अपन क्या बेसिस। एक रिलेशन यहां से आ सकता है एंगल थीटा, थीटा इक्वल्स टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। ये हमेशा एग्जैक्ट, ये अप्रोक्सीमेटेड मेथड है, ये क्या है अप्रोक्सीमेटेड मेथड है, रिजल्ट हमेशा अप्रोक्सीमेट आएंगे, अप्रोक्सीमेटेड मेथड है ना, एग्जैक्ट मेथड नहीं। जैसे अपना स्केल अपने को काफी हद तक एग्जैक्ट रिजल्ट दे देता है कोई भी स्केल, है ना, तो ये अप्रोक्सीमेटेड मेथड, अप्रोक्सीमेटेड मेथड है। अरे अप्रोक्सीमेशन क्या लेते हैं कि ये जो आर्क है, इस आर्क को मैं नियरली इक्वल किसके ले लेता हूं, लेफ्ट और राइट जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसको डायरेक्ट मिलाओ, उसके बीच का सेपरेशन और ये आर्क, इन दोनों को मैंने क्या ले लिया नियरली इक्वल ले लिया, है ना। यहां पर एजम्पशन क्या लेते हैं अपन, एल आर को नियरली इक्वल बी के ले लिया, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से देखो थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, यहां से थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया आर्क, आर्क हो गया बी और रेडियस हो गया एस। तो यहां से देखो एस निकाल सकता हूं मैं, एस इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास बी अपॉन थीटा। दिस एस इज व्हाट सेपरेशन बिटवीन दो एल और ओ के बीच का सेपरेशन, ये ओ पॉइंट है, ये क्या है सेपरेशन, ये क्या है सेपरेशन बिटवीन एल एंड ओ, एल और ओ के बीच का सेपरेशन है। इसी मेथड को यूज करते हैं अपन, इसकी एप्लीकेशन देखेंगे अपन। तो एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन क्या, टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स। तो देखो ये पी प्लैनेट हो गया, ये अर्थ हो गया, अर्थ से प्लैनेट का डिस्टेंस निकालना है, अपन ने वही किया है यहाँ पर, ठीक है। ये प्लैनेट का अर्थ से डिस्टेंस कितना हो गया एस, और ये डायरेक्ट डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया, है ना, ये लेफ्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया, ये राइट ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया। यहां से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, ये मेरे पास क्या आ गया बी, और ये एंगल मेरे पास क्या हो गया थीटा। इस थीटा को अपन डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए अपन कुछ इनडायरेक्ट अपन क्या करते हैं, एक डिस्टेंट प्लैनेट, क्योंकि पी ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो इस थीटा, ये डायरेक्टली थीटा जो है वो प्लैनेट के वहां पर बना हुआ है, इसको अपन मेजर नहीं कर सकते। तो इसको मेजर करने के लिए अपन एज्यूम करते हैं डिस्टेंट प्लैनेट, एक डिस्टेंट प्लैनेट को ऑब्जर्व करते हैं। अब डिस्टेंट प्लैनेट को ऑब्जर्व करोगे, ये दो, इन दोनों के बीच का सेपरेशन और ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ बहुत ज्यादा होगी, ये वाली लेंथ बहुत ज्यादा होगी इसके कंपैरेटिवली। तो ये दोनों लाइन ऑलमोस्ट क्या दिखेगी मुझे पैरेलल, मतलब यहां से इस प्लैनेट पी डैश को देखूंगा तो भी मुझे सीधा दिखाई देगा, और यहां से देखूंगा तो भी ऑलमोस्ट सीधा दिखाई देगा, है ना। सपोज ये दो पॉइंट मेरे पास बहुत पास पास है और ये पी डैश यहाँ पर है, तो यहां से लाइन मिलाओ, ये लेफ्ट पे मिलेगी, ये राइट पे मिलेगी, तो ऑलमोस्ट दोनों लाइन क्या आएगी पैरेलल आएगी, समझ में आया होगा आई थिंक आपको। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, तो डिस्टेंस को आप मेजर कर सकते हो। अब ये डिस्टेंस क्या, अब मुझे दिक्कत है, मुझे एस निकालना है, तो एस के लिए क्या चाहिए बी और थीटा चाहिए, बी तो आ जाएगा अर्थ की सरफेस पर है, थीटा क्या है प्लैनेट पे बना हुआ है, मेजर करना इजी नहीं है। तो आप क्या करते हो, प्लैनेट लिया, यहां से ये वाला एंगल निकाल सकते हो आप थीटा 1, क्योंकि ये अपने हाथ में है। इस तरीके से यहां से ये वाला एंगल भी निकाल सकते हो थीटा 2। तो देखो यहां से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा 1, और ये वाला एंगल भी क्या ऑल्टरनेट एंगल थीटा 2, तो टोटल एंगल थीटा निकल जाएगा आपके पास कितना थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो देखो यहां से मेरे पास क्या आ गया, तो एंगल तो एस, तो यहां से एस निकाल पाओगे आप बी अपॉन टोटल एंगल थीटा कितना हो गया थीटा 1 प्लस थीटा 2। और ये क्या, दिस इज व्हाट सेपरेशन बिटवीन, ये क्या आ गया मेरे पास, किसके बीच का सेपरेशन आ गया, सेपरेशन बिटवीन प्लैनेट एंड अर्थ। इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। दूसरा एप्लीकेशन देखो, टू मेजर डायमीटर ऑफ ए प्लैनेट। ये एक प्लैनेट है, उसका डायमीटर मुझे क्या करना है मेजर करना है। तो आप क्या करो, इस जो भी प्लैनेट है उसके डायमीटर के लिए अपोजिट पॉइंट को अर्थ से क्या करो ऑब्जर्व करो, टेलीस्कोप लगा के ऑब्जर्व करोगे, ऐसे तो नहीं है ऐसे करके देख रहे हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ से पूरे उस प्लैनेट के डायमीटर के लिए अपोजिट पॉइंट्स को ऑब्जर्व करोगे, तो प्लैनेट से एंगल बनेगा थीटा। तो देखो यहाँ से वापस वही फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ये मेरे पास लेफ्ट पॉइंट हो गया, ये मेरे पास आर पॉइंट हो गया, तो यहाँ से, और ये मेरे पास क्या हो गया एस, एस में निकाल सकता हूँ, फर्स्ट वाले मेथड से एस निकाल सकते हैं। तो एस का फॉर्मूला क्या हो गया, एस इक्वल्स टू क्या होता है बी अपॉन थीटा,
बी अपन थीटा होता है। तो देखो एस इक्वल्स टू क्या हो गया, बी तो क्या हो गया मेरा डी यहाँ पर, और थीटा है, तो डायमीटर निकालना है। तो देखो समझ में आ गया, बी तो क्या हो गया, ये बी, एल और आर के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस होता है बी, और एंगल सबटेंडेड एल और आर से जो एंगल सबटेंडेड होगा वो होगा थीटा। तो यहाँ से मेरे पास देखो डी इक्वल्स टू क्या आ गया, एस मल्टीप्लाइड बाय थीटा। डी क्या हो गया डायमीटर, एस क्या हो गया डिस्टेंस। तो कुल मिलाकर फॉर्मूला मेरे पास क्या बन गया, यहाँ से फॉर्मूला बनाओगे कि जो लीनियर डायमीटर होता है, लीनियर डायमीटर किसका, ऑफ प्लैनेट, इक्वल्स टू एस, एस का मतलब क्या हो गया डिस्टेंस एंड मल्टीप्लाइड बाय इस थीटा को अपन बोलते हैं एंगुलर डायमीटर किसका, प्लैनेट का। डिस्टेंस भी किसका है, प्लैनेट का। समझ में आ गया, ये अपना क्या हो गया। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, डायमीटर मालूम कर सकते हो। ठीक है, ऐसे डायमीटर। क्वेश्चन देखो, इसमें एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो करना बहुत बड़ा क्वेश्चन था, पूरा आधा बोर्ड भर जाता है यार, टाइम भी बहुत वेस्ट होता, उसको करना आपके लिए ट्राई करने लायक भी है ना। एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जाम्पल है, इसी पे बेस्ड है, इसी की एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसमें ए बी सी ऑब्जेक्ट कुछ दिए हुए हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना, उसका सोल्ड एग्जाम्पल सॉल्व करना आप, ठीक है, ट्राई करना। हाँ देखो, मतलब इस चैप्टर की एनसीईआरटी कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, काफी कॉन्सेप्ट आपके सही होंगे इसमें। देखो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, एंगुलर डायमीटर, हालांकि एनसीईआरटी के सारे अनसोल्ड करो तो बहुत अच्छी बात है, बट आई वुड प्रीफर कि आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो यार, वरना एनसीईआरटी में उलझ के रह जाओगे। क्योंकि एनसीईआरटी क्या डायरेक्ट बोलती नहीं है कुछ कि ये नहीं, ये ऐसे कर दो, वो पता नहीं घुमा के पूछती है, तो माथा खराब हो जाता है, बच्चा बैठा रहता है बहुत देर तक, डिमोटिवेशन और आ जाता है। तो हाईली अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, बहुत सारे कोई रेफरेंस बुक के क्वेश्चन कर लिए, फिर एनसीईआरटी करना, तो मजा आएगा करने में। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, पोज करके जो भी क्वेश्चन करवाता हूँ हमेशा पोज करके ट्राई करा करो। क्या है, एंगुलर डायमीटर ऑफ सन इज 1920 आर्क सेकेंड्स। एंगुलर डायमीटर मतलब थीटा दिया हुआ है 1920 है ना आर्क सेकेंड्स, तो 1 आर्क सेकेंड इक्वल्स टू रेडियन में, पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1920 आर्क सेकेंड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ठीक है, ये रेडियन में कन्वर्ट हो, जो भी थीटा दिया होता है हमेशा रेडियन में कन्वर्ट करो आप। अब इसने क्या पूछा, इफ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ मतलब एस ए 1 AU का मतलब कितना था 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर था। आपको क्या निकालना है, लीनियर डायमीटर निकालना है, मतलब डी निकालना है। तो डी इक्वल्स टू क्या हो गया, एस थीटा हो गया, इसको वैल्यू को पुट कर देना, मीटर में आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एस दे दिया मैंने, थीटा दे दिया, बस वैल्यू पुट कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना यार भाई, क्या आंसर लिखूं, ले यार तुम बहुत यार, ये भी शायद तुम्हारा उसका ही है यार, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये आएगा 1.4 इंटू 10⁻9 मीटर, 1.4 ये 1.4 इंटू 10⁻9 मीटर आंसर आएगा। ऑलराइट है भाई, चल लिख ले, जल्दी लिख ले इसको। चलो नेक्स्ट आप क्या देख पा रहे हो, देखो नेक्स्ट आपके पास क्या है, अभी तक अपन ने पैरेलैक्स मेथड देखा। पैरेलैक्स मेथड से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं प्लैनेट्स के बीच की। इस तरीके से मेरे पास एक और मेथड होता है, क्या, रिफ्लेक्शन मेथड। रिफ्लेक्शन में भी वापस 3 तरह के मेथड होते हैं। रिफ्लेक्शन मेथड क्या है, इसमें 3 तरह के मेथड होते हैं, एक लेजर मेथड होता है, एक रडार मेथड होता है और एक सोनार मेथड होता है। लेजर मेथड से आप क्या है, कोई 2 प्लैनेट के बीच का सेपरेशन निकाल सकते हैं। रडार मेथड क्या है, जैसे आप एरोप्लेन स्टेशन पे क्या होता है, आपका जो एयरपोर्ट पे होता है वो देखो रडार लगे हुए होते हैं, रडार्स लगे हुए होते हैं। जनरली एरोप्लेन का डिस्टेंस निकालना होता है आपको, या नियर बाय प्लैनेट्स का डिस्टेंस निकालना होता है, जैसे वीनस हो गया, नियर बाय प्लैनेट्स हो गया, उसका डिस्टेंस निकालना होता है रडार। और सोनार क्या हो गया, पानी के अंदर जब 2 ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन मालूम करना हो। जनरली सबमरीन टू सबमरीन का डिस्टेंस जो होता है, सबमरीन क्या होता है, अंदर पानी के अंदर अटैक हो रहा होता है, या सबमरीन चल रही है तो आगे कोई रॉक तो नहीं है ना, आगे कोई चट्टान तो नहीं है, तो ऑब्स्टेकल्स को देखने के लिए, या दुश्मन की कोई सबमरीन तो नहीं आ रही है, तो ऑब्स्टेकल्स को देखने के लिए सोनार मेथड आपको काम में लिया जाता है। ठीक है, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। लेजर क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। याद कर लो, एग्जाम में फुल फॉर्म आई हुई है। इसका मतलब होता है, इस पूरी लाइन का मतलब होता है, आपके काम का नहीं है, आगे कॉलेज में जाके पढ़ोगे, बस ये याद रखें आप। होता क्या मेथड में होता है, क्या अर्थ से मून का डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो आप क्या करते हो, यहाँ से लेजर बीम आप सेंड करते हो। ठीक है, लेजर बीम को सेंड किया और वापस वो रिफ्लेक्ट होकर आती है, यू क्यों वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी पाथ पर लौट के अगर आती है, तो यहाँ पर मैं टाइम टी क्या एज्यूम कर रहा हूँ कि लेजर बीम सेंड एंड रिफ्लेक्टेड बैक इन टी टाइम, कि टी इज द टोटल टाइम, यहाँ से यहाँ गई और वापस यहाँ से यहाँ तक गई। अगर टी टोटल टाइम है
तो अब ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है, डिस्टेंस कैसे निकाल सकता हूं मैं? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड ऑफ द लेजर, लेजर की स्पीड अपन वही लाइट की स्पीड के बराबर मान के चलते हैं अपन, 3 × 10⁸ मल्टीप्लाइड बाय टाइम का हाफ हो जाएगा, क्योंकि टी जो लिया है मैंने क्या लिया है, क्योंकि अपने पास टाइम जो पता होता है, अपने को टाइम कौन सा निकल के आता है, टोटल टाइम निकल के आता है, वहां से गई रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, तो ये पूरा टाइम इंटरवल आपको पता चल पाता है, तो उसका हाफ कर दो तो वहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट बाकी दोनों में भी लगाना है। रडार, रडार के लिए मेरे पास क्या है, बस यहाँ पर रेडियो वेव सेंड करते हो, जैसे अर्थ का प्लेन से डिस्टेंस निकालना है तो रेडियो वेव सेंड करोगे आप, ठीक है, रेडियो वेव को सेंड किया और रिफ्लेक्ट किया, टोटल टाइम आपको पता चल गया टी, तो स्पीड डिस्टेंस निकालना है मुझे अर्थ का, अर्थ से एरोप्लेन कितनी डिस्टेंस पर है, तो एरोप्लेन को बार बार आपके पास क्या है, तो एरोप्लेन थोड़ी क्या ड्राइवर एरोप्लेन चला रहा है, नीचे देख के चला रहा है, सामने देख के चल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है क्या, या इंडिकेटर देख के लेफ्ट में चला गया एरोप्लेन से क्या होता है, बार बार अर्थ से रडार सिग्नल, मतलब रेडियो वेव्स एरोप्लेन की तरफ ट्रैवल करते रहते हैं रेडियो स्टेशन से। रेडियो स्टेशन मतलब जितने भी एयरपोर्ट होते हैं वहां से उसके कांटेक्ट में, ये प्लेन चल रहा है, इस एयरपोर्ट के कांटेक्ट में आया, पता इसकी जितनी रेंज होगी वहां तक एरोप्लेन छोड़ देगा, फिर उसके बाद में अगला एक और रेडियो स्टेशन आ गया, तो इस तरीके से उसके कोऑर्डिनेट्स, प्लेन की पोजीशन कोऑर्डिनेट जो है बार बार क्या होते हैं, रेडियो उस स्टेशन को ट्रांसमिट होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एयरपोर्ट पे बहुत तगड़ा काम होता है, मतलब जनरली वहां पर अगर आप देखोगे जो ये एम्प्लॉयज जो होते हैं वो 4 घंटे तक, मतलब वो आदमी अपनी आंख इधर से उधर नहीं कर सकता है, टच से मस नहीं कर सकता, इतना टफ काम होता है। इनकी वर्किंग आवर्स ही 4 से 5 घंटे ही होते हैं, मतलब एक बंदे की ड्यूटी जो होती है वो 4 से 5 घंटे होती है, क्योंकि 4 घंटे तक वो टॉयलेट करने भी नहीं जा सकता है, मतलब उसको एकदम आगे पहाड़ के देखते रहना पड़ता है, भाई प्लेन जा रहा है, इसके कोऑर्डिनेट आ रहे पता पड़ा डिस्कनेक्ट हो गया पूरी जान जोखिम में आ गई, तो बहुत टफ जॉब होती है, गीला हो जाता है सब चल, तो स्पीड इनटू टाइम का आधा, बस यहाँ पर रेडियो वेव्स होती है, इधर लेजर होती है, और सोनार के रेडियो, उसका रडार का रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग फुल फॉर्म होता है सोनार। सोनार का काम, इसका काम क्या है, वही एरोप्लेन समझ में आ गया। सोनार का क्या है, मेजर डिस्टेंस बिटवीन रॉक एंड सबमरीन, मैंने आपको बता दिया था। इसके अंदर क्या, अल्ट्रासोनिक वेव्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजते हैं इसके अंदर पर। तो पानी के अंदर क्या होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती है वो आराम से ट्रेवल कर जाती है, तो यहाँ से वही सेम स्पीड इनटू टाइम का आधा। यहाँ पर स्पीड जो होती है वो क्वेश्चन में जनरली प्रोवाइडेड होगी, लेजर वाले में स्पीड जनरली प्रोवाइडेड नहीं होती है, वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आप ले लेते हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई होगी। यहाँ पर कौन होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजते हैं अपन, एक सबमरीन से दूसरी सबमरीन, या एक सबमरीन से रॉक की तरफ ट्रेवल करवाओगे आप, समझ में आ गया होगा, आई थिंक वो सिंपल टॉपिक है। उसके बाद में क्वेश्चन देखो, इस तरह क्वेश्चन कुछ आता है, तीनों में एक सेम क्वेश्चन बनता है। देखो क्वेश्चन क्या है, रॉक अंडर वाटर इज 1600 मीटर डीप, एक रॉक जो है पानी के अंदर कितनी है, 1600 मीटर डीप पर रॉक है, ठीक है। फाइंड टाइम इन विच अल्ट्रासोनिक वेव्स रिटर्न्स कितने टाइम के अंदर ये अल्ट्रासोनिक वेव्स यहां से भेजी मैंने और वापस रिफ्लेक्ट होके ऊपर आई, तो क्या पूछा है इसने भाई कि टोटल टाइम कितना लगेगा, कि टी निकालने के लिए पूछा है इसने, है ना, क्या लगे कि फाइंड टाइम इन विच अल्ट्रासोनिक वेव्स रिटर्न्स आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम रॉक, यहां से भेजा, रिफ्लेक्शन के बाद कितने टाइम टी निकालना कौन मिला के, ठीक है। फ्रॉम रॉक स्पीड ऑफ वेव इज 1500, स्पीड दी हुई आपको कितनी, 1500 मीटर पर सेकेंड। बस पानी वाला डांस देख लो, क्या है, S इक्वल्स टू, यहां से टी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2S अपॉन बी, 2S अपॉन बी कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू S कितना है, S कितना 1600 मीटर दिया हुआ है, ये 1600 मीटर है, तो ये हो जाएगा 1600 अपॉन V, ये कितना हो गया 1500, 0 0 0 0 कैंसिल, 32/15 सेकेंड के अंदर निकल के आ जाए। लिख लो जल्दी से इसको, चलो आगे देखो नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पढ़ाओ, फाइनली अपन आगे डायमेंशन के अंदर, डायमेंशन जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते ही आता है, डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जैसा कि पता भी होगा बहुत लोगों को। यहाँ पर डायमेंशन होता है क्या, एक्चुअल में डायमेंशन होता क्या है, आप एमएलटी करते रहते हो, पर एक्चुअल में यही क्या डायमेंशन। देखो कोई भी दो तरह की अपने फिजिकल क्वांटिटी देखी, एक अपन ने देखी कौन सी, एक होती है बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा क्या होता है डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी जैसे स्पीड क्या एक तरह की डेराइव्ड क्वांटिटी है। स्पीड को क्या लिखता हूँ मैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिकॉज स्पीड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्योंकि डिस्टेंस भी फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि एक लेंथ है, और टाइम भी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि एक टाइम है। तो लेंथ और टाइम का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, स्पीड होता है। मतलब स्पीड एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, और किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी को मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर की टर्म्स में क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे स्पीड इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, लेंथ अपॉन टाइम, या लेंथ की पावर 1 और टाइम को ऊपर लेके जाऊंगा, टाइम की पावर क्या हो गई -1।
तो ये जो पावर लगाई है अपन ने फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर लगी है, इन पावर्स को क्या बोलते हैं अपन? डायमेंशंस। डायमेंशन फॉर्मूला नहीं, डायमेंशंस। क्या लिखा मैंने कि derived quantity can be represented in terms of powers of fundamental quantities. These powers are called dimensions. जैसे एग्जांपल, अब बोलने का तरीका क्या होता है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? एक तरह का लेंथ, तो लेंथ की पावर क्या होगी? +1। टाइम ऊपर जाएगा, टाइम की पावर क्या होगी? -1। सभी को ऊपर लेके जाओ, नीचे कुछ भी नहीं रखना है, सब ऊपर, सब ऊपर न्यूमरेटर में। तो किसको कैसे बोलोगे? डायमेंशन ऑफ स्पीड आर, डायमेंशन मतलब स्पीड के पास में दो तरह की डायमेंशन है। तो डायमेंशन ऑफ स्पीड आर इन लेंथ इज +1 एंड इन टाइम इज -1। इस तरीके से बोलने का तरीका होता है। आई थिंक आपको ये नई चीज समझ में आई होगी। उसके बाद आए आप डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? हमेशा आप देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होगा? पावर्स जो है वो किसके ऊपर है? फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जब भी बनता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में ही बनता है। 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, तो इन 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में ही डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा। तो यहां पर देखो आप, तो 7 तरह के मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला पॉसिबल है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ कितना हो गया? L। मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके डायमेंशनल फॉर्मूले का सिंबॉलिक रिप्रेजेंट, फॉर्मूलाज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। लेंथ का होता है L, मास का M, टाइम का T। टेम्परेचर को दो तरीके से देखोगे आप, थीटा भी होता है और K भी होता है, मार्केट में दो चलते हैं। उसके बाद आपका करंट में भी दो चलते हैं, A भी चलता है और I भी चलता है, कैपिटल में, सब कैपिटल लेटर में। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मोल इनफैक्ट स्मॉल लेटर में ही है, MOL। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है ना, CD, कैडमियम नहीं है, कैंडेला है। अब देखो यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं जो बहुत ज्यादा काम में आती है, उनके डायमेंशन फॉर्मूला लिखना सीखते हैं। देखो अपन एरिया क्या होता है मेरे पास? लेंथ का स्क्वायर है ना, इन सबके फॉर्मूला भी बनाते हैं। देखो लेंथ का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? L स्क्वायर क्या हो गया? इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। वॉल्यूम क्या होता है मेरे पास? लेंथ का क्यूब होता है। लेंथ का क्या होता है? क्यूब। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? L क्यूब। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का तो हो गया पावर 1, और वॉल्यूम का डायमेंशन कितना है? L क्यूब नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। फिर आता है मेरे पास स्पीड क्या होता है? अभी अपन ने देखा स्पीड क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम। तो L1 T -1, ये मेरे पास क्या हो गया? स्पीड हो गया। उसके बाद लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है, या मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास तो हो गया m1 और वेलोसिटी क्या हो गया? L1 T -1। देखो यहां पर कई बार देखा होगा बुक के अंदर m0 भी लिखा हुआ होता है। m0 का मतलब क्या हो गया? m की पावर अवेलेबल नहीं है, तो जिसकी पावर अवेलेबल नहीं है मतलब उसके ऊपर पावर कितनी होगी? 0, राइट। तो इसको आप m0 L1 T -1 भी लिख सकते हो, इसको m1 L -3 T0 लिख सकते हो, इसको m0 L क्यूब T0 लिख सकते हो, इसको m0 L स्क्वायर T0 लिख सकते हो इसको आप। चलो नेक्स्ट देखो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या हो गया मेरे पास? वेलोसिटी कितना है? या इसकी यूनिट से भी देख सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर क्या होता है मेरे पास? L1 और पर सेकंड स्क्वायर, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? यूनिट से देख लो, अगर यूनिट से आता है फोर्स की यूनिट न्यूटन है, न्यूटन से देख नहीं पाओगे आप, लेकिन फोर्स का फॉर्मूला पता है मुझे, वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो m1, ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये याद हो जाना चाहिए आपको, ये याद कर लेना तो बहुत फायदे में रहोगे। मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास एक्सेलरेशन मेरे पास ये हो गया था m1 L1 T -2, ml T -2 भी बोल दो आप। उसके बाद सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स ये हो गया, फोर्स से लेंथ को डिवाइड करो, तो देखो क्या आ जाएगा? m1 T -2। ये बाद में इसलिए करवाया था क्योंकि इनके फॉर्मूला आपको याद होते हैं, है ना, लेंथ से डिवाइड हो गया। उसके बाद देखिए प्रेशर और स्ट्रेस। प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को L स्क्वायर से डिवाइड करो, एरिया क्या होता है? L स्क्वायर। फोर्स क्या है मेरे पास? देखो m1 L1 T -2, इसको L स्क्वायर से डिवाइड करोगे, L स्क्वायर से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? नीचे पावर 2 है, ऊपर 1 है, ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, 1 -2 -1। तो ये हो जाएगा m1 L -1 T -2। ये हो गया मेरे पास क्या? प्रेशर और स्ट्रेस का फॉर्मूला भी सेम ही था, अपन ने पढ़ा हुआ है, फोर्स अपॉन एरिया। उसके बाद वर्क बोलो या एनर्जी बोलो, वो हमेशा क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ का प्रोडक्ट होता है हमेशा। क्या? वर्क बोलो या एनर्जी बोलो, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट होता है ना, एनर्जी दोनों की यूनिट जूल है, इसलिए मेरे पास दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो फोर्स होता है आपका m1 L1 T -2 ml T -2 मल्टीप्लाइड बाय L, तो क्या हो जाएगा? L1 की जगह L2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 L स्क्वायर T -2। ये याद कर लेना बहुत है ना, प्रेशर ये बहुत इंपॉर्टेंट। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क से टाइम को डिवाइड करो, नीचे वाला टाइम ऊपर जाएगा, पावर -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 L2 T -3 हो गया। उसके बाद टॉर्क देखो, टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू, ये भी लेंथ होता है। देखो टॉर्क
क्वेश्चन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई द ग्रुप विच इज हैविंग द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखो यहां पर वर्क एनर्जी और टॉर्क तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, सेम आ गया, m1 L2 T - 2। क्लियर। उसके बाद देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू लेंथ का स्क्वायर, मास इनटू लेंथ का स्क्वायर। तो इसका आई क्या है, मैं मास इनटू, तो m1 L स्क्वायर, ये मेरे पास क्या आ गया, मास इनटू लेंथ का स्क्वायर, mr स्क्वायर होता है ना, m इनटू k स्क्वायर होता है। उसके बाद देखो एंगल थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, मतलब लेंथ और लेंथ का रेशियो होता है, ये आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ और दो लेंथ का रेशियो होता है। तो इसको 1 मत लिख देना, इसको लिखोगे आप क्या, m0 L0 T0, डायमेंशन लेस बोलेंगे इसको आप, इसको क्या बोलोगे आप, डायमेंशन लेस। ये क्या आएगा, इसको क्या बोलोगे आप, डायमेंशन लेस। इसके बाद देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो दो ट्राइंगल की दो साइड का रेशियो होता है। तो अगेन ये भी क्या होता है, दो लेंथ का रेशियो होता है। तो इसका फॉर्मूला भी क्या आएगा, m0 L0 T0, ये भी क्या हो गया, डायमेंशन लेस। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम, क्या हो जाएगा मेरे पास, t की पावर -1, m0 L0 T -1 भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम, समझ में आ गया, करंट इनटू टाइम। तो इसका क्या हो गया, I1 T1, ये हो गया करंट इनटू टाइम। इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखो, W अपॉन चार्ज होता है वो, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला W, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन का फॉर्मूला देखो क्या लिखा अपन ने अभी, m1 L2 T -2 डिवाइडेड बाय चार्ज कितना होता है मेरे पास, IT। तो फाइनली देखो फॉर्मूला क्या आ गया, m1 L2 फिर T माइनस कितना, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, T -3 और I ऊपर आके क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय, रेजिस्टेंस क्या होता है, V अपॉन I होता है ना। तो ये तो हो गया V, इसको I से डिवाइड करोगे तो I ऊपर जाके -2 हो जाएगा बस। तो इसका फॉर्मूला आएगा m1 L2 T -3 I -2। उसके बाद देखो कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज क्या होता है, IT अपॉन, है ना, Q अपॉन V होता है ना, कैपेसिटेंस C Q होता है मेरे पास I मल्टीप्लाइड बाय T डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, तुम्हारा ये रहा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस ये रहा, ये हो गया तुम्हारा m1। इसको डायरेक्ट लिख देता हूं यार मैं IT से, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर जाएगा तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा m-1, गलती हो तो देख लेना भाई यार, L2 और IT ऊपर ऑलरेडी है, m-1 L-2 और T ऊपर जाके T क्यूब, तो T पावर 4, क्योंकि IT ऑलरेडी ऊपर है, और I स्क्वायर, है ना, IT ऊपर ऑलरेडी था और नीचे से ऊपर जाएगा, तो IT ऊपर ऑलरेडी है, तो इसमें हे भगवान, समझ में आ गया होगा आपको, है ना, T ऊपर जाके हो गया पावर 4, I ऊपर जाके हो गया पावर 2। इसको कैलकुलेशन देख लेना भाई, करने का तरीका बता रहा हूं यार, कोई भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बना सकते हो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, फोर्स इंटू लेंथ स्क्वायर अपॉन मास का स्क्वायर, ये था ना, F इक्वल्स टू GM स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो फोर्स का क्या होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा देता हूँ यार, अब इतनी बेजामारी कौन करेगा, फॉर्मूले मेरे को भी क्या है, बहुत दिमाग कमजोर है मेरा भी। -1 3 -2, -1 3 -2, इसको चेक कर लेना, अरे भगवान गलत नहीं हो जाए बस, और कुछ नहीं। -1 3 -2 -1 3 -2, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आप ये। फिर है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आया, ये, और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन अगर आपको याद हो, स्ट्रेन डायमेंशनलेस, स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, लिख लो यहाँ पर भले यार, लेंथ अपॉन ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल बोल लो, स्ट्रेस बोल लो, सब एक ही है, मतलब समझ जाना है यार अब, है ना। तो इसका प्रेशर का क्या होता है देख लो, m1 L-1 T -2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा m1 L-1 T -2। उसके बाद प्लैंक्स कांस्टेंट E इक्वल्स टू h न्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, E इक्वल्स टू h न्यू, तो E अपॉन फ्रीक्वेंसी मतलब E इंटू टाइम, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, है ना, और 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम होता है ना, तो एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, m1 L2 T -1 आ जाएगा,
m1 L2 T माइनस 1 आ जाएगा। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, m अपॉन LT होता है ये, m1 L माइनस 1 T माइनस 1। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भाई देख लेता हूँ एक बार यार, सही लिख दिया मैंने गलती से भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो जल्दी से लिख लो इसको आप, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट आपके पास क्या, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आपके बेसिकली 3 एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है अगर एक सिस्टम ऑफ यूनिट में दी हुई है तो दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। ये अपने को मालूम है, पैदा होते सीख गए थे अपन, पता नहीं कहा है कि जब भी आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, सिंपल अपने को पता है। लेकिन अगर मैं आपको बोल दे अब ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, यू आर कन्वर्टिंग द लेंथ फ्रॉम SI सिस्टम टू CGS और MKS टू CGS, सिंपल सी बात है। अब अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई कन्वर्ट 6 न्यूटन इनटू डायन, न्यूटन इज SI यूनिट ऑफ फोर्स एंड डाइन इज CGS यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, अपने को मालूम होना चाहिए, इतना तो याद कर लेना यार, और याद हो गया होगा अब तक आपको, डाइन इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स और न्यूटन तो पता ही अपने को। तो अब इस केस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा या डिवाइडिंग फैक्टर कितना होगा वो कैसे पता लगाओगे, समझ में आ रहा है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए तो अपने को काफी हद तक चीजें याद हो गई है, लेकिन डेराइव क्वांटिटी के लिए जब आपको कन्वर्ट करना होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में तो अपने को प्रोसेस कुछ करना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है, अपने को इक्वेशन पता था, अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाता हूं, मैंने आपको इक्वेशन लिखवाई थी कि n1u1 इक्वल्स टू क्या होता है n2u2, है ना। फिजिकल क्वांटिटी तो सेम है क्योंकि लेंथ को लेंथ में कन्वर्ट करोगे, ऐसा थोड़ी कि लेंथ को कन्वर्ट करके मास बना दोगे, ऐसा तो होगा नहीं है। सो यू आर कन्वर्टिंग लेंथ इनटू लेंथ, प्रेशर इनटू प्रेशर, फोर्स इनटू फोर्स, राइट। तो n1u जो n और u का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। अब मुझे क्या निकालना है, अब 1 मीटर को जब मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मुझे 100, ये 100 से मल्टीप्लाई किया है मैंने, वो 100 मुझे चाहिए, वो 100 कौन है, n2 है। ये 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, मुझे ये 100 वाला फैक्टर चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो ये n2 कैसे निकालूंगा, n2 बराबर क्या हो जाएगा, n1 मल्टीप्लाइड बाय u1 अपॉन u2। n2 क्या होगा, n1 मल्टीप्लाइड बाय u2 नीचे u1 अपॉन u2। यूनिट को अपन क्या लिख सकते, जैसे लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो मीटर को मैं L से लिख सकता हूँ, किलोग्राम को मैं कैपिटल M से लिखता हूँ, मीटर पर सेकंड को मैं कैसे लिख रहा था, LT-1 से लिख रहा था। तो यहां पर यूनिट को क्या लिख सकता हूं, MLT की टर्म में लिख सकता हूं, फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में लिख सकता हूं। तो यहां पर तो क्या है, सिर्फ मास लेंथ टाइम ही है, मास है, लेंथ है, टाइम है, आगे और भी हो सकता है, एम्पियर, जितनी भी 7 यूनिट होगी, कितनी है 1 2 3 MLT, फिर टेम्परेचर भी आएगा, ऐसे 7 यूनिट आएगी, है। इतना बड़ा फॉर्मूला बनाने की बजाय अपन सिंपल MLT, क्योंकि मैक्सिमम यूनिट्स आर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। आपने देखा था अभी अपन डायमेंशन फॉर्मूला बनाया था, बस आगे जाके पोटेंशियल डिफरेंस और वो देखा था अपन ने, वो जाके अपने कहीं ना कहीं क्या हो रहे थे, वहां पर आई आ गया था, आई इंट्रोड्यूस हो गया था, अदरवाइज किसी फॉर्मूला में अपना इंट्रोड्यूस हो ही नहीं पाता है। तो इसलिए अपन जनरली फॉर्मूला आपको MLT की टर्म्स में लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में MLT तक नहीं होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला आपका कहां होता है, जैसे मैं करंट लेता हूं तो I1 अपॉन I2 भी आएगा, पावर D, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या है अपना, और क्या था यार, टेम्परेचर θ1 अपॉन θ2 पावर E, फिर मोल 1 अपॉन मोल 2 पावर F, फिर उसके बाद कैंडला CD1 अपॉन CD2, समझ में आया इस तरीके से। अब ये M1 L1 T1 क्या है, ये क्या हो गया इस सिस्टम, ये कौन सा है मेरा नॉन सिस्टम। यहां पर अगर आप देखोगे S1 जो होगा वो क्या होगा, नॉन, ये नॉन सिस्टम है, और ये अपना क्या अननोन, मुझे S1 से S2 में कन्वर्ट करना है। अब देखो कन्वर्ट करना सिंपल, एक क्वेश्चन करके बताता हूं मैं आपको और क्लियर होगा कि कन्वर्ट 6 जूल इनटू अर्ग्स। अर्ग जो है वो क्या है, CGS यूनिट है। अर्ग ध्यान रखना, अब ये क्या है पता होगा वैसे आपको, CGS यूनिट ऑफ वर्क। जूल क्या है, वर्क है। तो सबसे पहला काम क्या कर लें, अब ये ABC जो है वो क्या है, डायमेंशन है। ABC क्या होती है, डायमेंशन है। तो सबसे पहले वर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या है, वो क्या होता है, M1 अभी लिखा था अपन ने, L2T-2। तो जैसे डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे, M के ऊपर जो भी पावर होती है वो 1 हो, मतलब वो क्या होता है, A होता है। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 1, B की वैल्यू L के ऊपर, एक मिनट, L1 अपॉन L2 है ना, ये T2 का लिख दिया, L1 अपॉन L2, L के ऊपर जो भी पावर होती है वो B होता है। तो B की वैल्यू कितनी आ गई 2, और यहाँ से C की वैल्यू देखोगे वो कितनी आ जाएगी, -2। ये कंपेयर हो गया, बस फॉर्मूला लगाओ। अब यहाँ से अब N2 लिखना है मुझे, देखो अब इसके अंदर N2, अब इसके अंदर सबसे बढ़िया काम क्या करोगे आप, हमेशा एक टेबल बना लो। मतलब थोड़ा लंबा मैं थोड़ा बता रहा हूँ, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा, उसके बाद में छोटा लेगा। N2 N1 आ गया मेरे पास 6, N1 क्या है, जो मुझे दिया होता है,
मुझे N2 मालूम करना है। N1 कितना हो गया 6। उसके बाद देखो M1 कितना है, जो सिस्टम जो मुझे दिया हुआ है उसका मास दिया हुआ किसमें है, SI। मुझे SI सिस्टम से कहां जाना है, CGS में जाना है। SI से CGS में, SI में क्या होता है, ये किलोग्राम में होता है, लेंथ किस में होती है, मीटर में होती है, टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है। इधर CGS में जाना है, CGS में किस में होता है, ग्राम में होता है, लेंथ किस में होती है, सेंटीमीटर में होती है, टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है। ये CGS हो गया। उसके बाद दोनों तरफ यूनिट सेम कर दो। ये क्या, किलोग्राम मतलब 10⁻³ ग्राम, मीटर का मतलब 10⁻², सेंटीमीटर, और सेकंड सेम है। दोनों तरफ क्या कर दो, इक्वल, एक जैसे कर दो। अब उसके बाद में फॉर्मूला लगाओ आप N2। अब फॉर्मूला लगाओ N2 इक्वल्स टू, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, वैल्यू पुट कर रहा हूं। N1 की वैल्यू हो गई 6, M1 अपॉन M2। M1 और M2 को डिवाइड करो, ग्राम से ग्राम कैंसिल, कितना आ जाएगा 10⁻³ और पावर A कितना आ गया, है ना। ये रख रहा हूं वैल्यू में M1 M2 की। फिर L1 अपॉन L2, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, कितना आ गया 10⁻², पावर कितनी है 2। फिर T1 अपॉन T2, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, पावर कितना आ गया -2। तो कितना आ गया देखो यहां पर, ये आ जाएगा 6 × 10⁻⁴ 10⁻² का स्क्वायर कितना, 10⁻⁴, 4 और +3 7। तो देखो N2 की वैल्यू कितनी आ गई, तो N2 की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, 10⁻⁷। तो यहां से क्या लिख सकते हो आप, तो 6 जूल जो होगा, सॉरी N2 की वैल्यू आ गई, सॉरी 6 × N2 की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 6 × 10⁻⁷, है ना, 6 × 10⁻⁷। तो 6 जूल को क्या लिखोगे, 6 × 10⁻⁷ अर्ग। ये आंसर आ गया। इसको देखो एक लाइन में भी कर सकते हो आप, सिंपल कैसे कर सकते हो, ये इतना बड़ा, लेकिन ये क्या जनरल मेथड है, ये आगे वाला जो क्वेश्चन करवाऊंगा वहां बहुत हेल्पफुल है, इसलिए ये वाला मेथड भी आना जरूरी है। देखो मेरे को पता है, अपने को डायमेंशन फॉर्मूला पता है, उसके बाद खेल हो जाएगा। देखो M क्या होता है किलोग्राम में, लेंथ क्या है मीटर स्क्वायर, और टाइम क्या है सेकंड की पावर -2। ये मेरे पास क्या है SI किलोग्राम को क्या लिखोगे आप 10⁻³ ग्राम लिख दो। मीटर को क्या लिखोगे आप 10⁻², सेंटीमीटर लिख दो, और सेकंड तो सेकंड ही होता है। तो देखो कितना आ गया, ये 10⁻² का स्क्वायर है ना, ये तो 10⁻⁴ आ जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा आपको। 1 मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर होता है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया कितना 10⁻⁷, और ये तीनों CGS है, तो इसका इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा। ये हो गया खत्म। तो यहां पर देखो किलोग्राम तो 1, तो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू कितना हो गया 10⁻⁷ अर्ग आ गया। तो 6 जूल कितना हो जाएगा, मतलब ये 1 जूल है ना, ये 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2, इसका मतलब क्या हो गया SI यूनिट में जूल। तो 1 जूल बराबर कितना हो गया 10⁻⁷ अर्ग। तो 6 जूल बराबर कितना हो गया 6 × 10⁻⁷ अर्ग। सीधा डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो आप, समझ में आया। अब देखो, अब अगले क्वेश्चन में देखो, अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है यहां पर, ये फिर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो क्या दिया हुआ है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 100 डाइन, 100 दिया हुआ, मतलब CGS में दिया हुआ है। जो नॉन सिस्टम है वो क्या है CGS है, मतलब फोर्स, मतलब फिजिकल क्वांटिटी क्या है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला देखो क्या था, M1 L1 T-2 था। तो यहां से आपके पास ABC आपको आइडेंटिफाई करना है। तो A तो हो गया 1, B हो गया -1, और C की वैल्यू हो गई -2। उसके बाद क्या है N1 कितना है, देखो मेरे पास 100, CGS से जाना है, और N2 मालूम करना है। M1 CGS में क्या होता है भाई, मास ग्राम में होता है, लेंथ किस में होती है सेंटीमीटर में होती है, टाइम किस में होता है सेकंड में होता है। ठीक है, यहां तक अपना क्लियर है। अभी बोल रहा है फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड इन अ सिस्टम। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है एक सिस्टम के अंदर विच हैज 20 सेंटीमीटर, 250 ग्राम एंड हाफ मिनट एज फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। एक ऐसे सिस्टम के अंदर मेरे को उसको कन्वर्ट करना है जिसके अंदर जो फंडामेंटल यूनिट्स है M2, L2 और T2 वो क्या दी हुई है, मास की यूनिट जो दी हुई है कितनी है 250 ग्राम, लेंथ की कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, और टाइम का कितना दिया हुआ है हाफ मिनट। हाफ मिनट का मतलब क्या है, इसको सेकंड में लिख दो, कितना है 30 सेकंड। समझ में, मैंने आपको बोला था दोनों को बराबर ही, मिनट था, मिनट को सेकंड में, दोनों को एक जैसी यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। इसको एक काम करो 20 मीटर ले लेते हैं अपन, ताकि थोड़ा सा फील गुड आ जाएगा। 20 मीटर, ठीक है। तो ये 20 समझ आए, तो 20 मीटर, तो इस 20 मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, है ना, 20 मीटर है। ये L2 जो है वो क्या है 20 मीटर है। इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आएगा 20 डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में
अरे ये भगवान क्या करता है भाई, पागल आ गया है क्या तू बबुआ। 20 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 2000 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर? 20 into 100 ये कन्वर्ट हो गया, सारी ग्राम सेंटीमीटर सेकंड में आ गया। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखो यहाँ पर। अब मेरे पास N2 आएगा सीधा, तो N2 इक्वल्स टू कितना आ गया N1। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ N1 कितना है तेरा 100 मल्टीप्लाइड बाय M1 अपॉन M2। देख M1 कितना है, ये M1 और ये M2, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ये आएगा 1 अपॉन 250 और पावर 1, फिर L1 अपॉन L2 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन 2000 पावर 1, फिर सेकंड से सेकंड कैंसिल आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 30 पावर -2, M1 L1 T -2। बस ये यहाँ से N2 आ गया मेरे पास, तो N2 की वैल्यू कितनी हो गई, ये 100 और ये नीचे मेरे पास क्या 100 डिवाइडेड बाय, ये देखो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये इसको क्या लिख सकते हो आप 30 की पावर -1, ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा। अब कैलकुलेशन तो कर सकते हो ना, 100 इंटू 30 एंड डिवाइडेड बाय, अभी कैलकुलेशन कर लेना यार तुम लोग, जगह खत्म हो गई है, टाटा फिश हो गया अपना एंड डिवाइडेड बाय कितना हो गया 250 इंटू 2000। यहाँ समझ जाओ, अभी यहाँ से मेरे पास N2 की वैल्यू आ जाएगी। अभी क्लियर? तो यहां पर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो गया, तो डायरेक्ट शॉर्टकट में लगा नहीं सकते यहां पर। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि इफ यूनिट्स ऑफ फोर्स एनर्जी एंड वेलोसिटी आर 20 न्यूटन 200 जूल एंड वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, इसमें बोला फाइंड यूनिट्स ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। ये थोड़ा देखा आपको अजीब सा क्वेश्चन लग रहा होगा। देखो इस तरह ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको किसी फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू दी हुई होती है और उनके मास, उनके फंडामेंटल क्वांटिटीज की वैल्यू पूछ लेता है वो। तो करने का तरीका क्या है, उनको डायमेंशनल फॉर्मूला की फॉर्म में लिखो। देखो सबसे पहला क्या है, फोर्स क्या होता है M1 L1 T -2, ये होता है फोर्स और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 20 न्यूटन। उसके बाद जूल मतलब क्या है, एनर्जी होता है आपके पास mL² T -2, ये कितना दे रखा है 200 जूल। और उसके बाद फाइनली क्या है, वेलोसिटी क्या होता है L1 T -1, ये दे रखा है आपको 5 मीटर पर सेकेंड। ये 3 इक्वेशन हो गई, बस इन 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, बस सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व कर लो, यहां से MLT की वैल्यू निकाल लो, वो क्या हो जाएगा मेरे पास, यूनिट्स हो जाएगी लेंथ मास और टाइम की। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखो 2 डिवाइड बाय 1 करो, बस ये कैलकुलेशन करना है आपको। देखो 2 डिवाइड बाय 1 करूंगा तो M कैंसिल, T कैंसिल, बचेगा क्या L, तो L बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 10 L, कितना आ जाएगा 10 मीटर, ये L आ गया। L को यहाँ पर रख लो, थर्ड इक्वेशन के अंदर रख लो L को, तो कितना हो गया 10 अपॉन T इक्वल्स टू कितना है 5, तो T की वैल्यू कितनी आ गई, T उधर गया 5 2 10, तो T आ गया मेरे पास 2 सेकेंड। L आ गया, T आ गया, T आ गया, यहाँ पर रख लो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो M, L की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 और T -2 की वैल्यू कितनी है, T की वैल्यू कितनी है 2 और ये किसका है बराबर है 20 के बराबर है, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये M बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, आई थिंक ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 किलोग्राम। ये मेरे पास क्या आ गया, राइट। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, लिख लो, जल्दी से लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो, आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद। हाँ इसके अंदर एक क्वेश्चन इस तरह का, इसमें क्वेश्चन करना आप एनसीईआरटी का शायद अनसोल्ड क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गामा वाला क्वेश्चन है ना। यहाँ पर एक होमवर्क लिख लेता हूँ मैं, वो ट्राई करना आप। एनसीईआरटी यार, एनसीईआरटी देख के बताइए तो क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का ये अल्फा बीटा गामा वाला क्वेश्चन था यार, ये मैंने बहुत बार बच्चे इसमें अटक जाते हैं एक्चुअली। क्वेश्चन हालांकि सिंपल है, 2.3 है ना, 2.3 एनसीईआरटी 2.3 क्वेश्चन, ठीक है। ये ट्राई करना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है, सेकंड एप्लीकेशन जो है वो क्या है, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन, है ना। कोई भी फिजिकल रिलेशन हो गया, कोई भी फिजिकल रिलेशन का मतलब क्या हो गया, आपके पास कोई भी इक्वेशन है, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी वाली इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं अपन इसको, कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं है, वो आपको चेक करना है। तो वो एक सेकंड एप्लीकेशन आ गई।
इसके लिए अपन कौन सा प्रिंसिपल काम में लेते हैं? इसको करने के लिए अपन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी काम में लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तभी मानी गई है जब उसके अंदर मौजूद जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, जब वो ऐड होती है, जब वो सब्ट्रैक्ट हो रही हो, या जब वो इक्वेट हो रही हो। और ये तभी होगी जब उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला क्या आ रहे हो, इक्वल आ रहे हो। मतलब दो फिजिकल क्वांटिटीज को तभी ऐड कर सकते हो जब उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। दो फिजिकल क्वांटिटी को तभी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जब उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। दो फिजिकल क्वांटिटी को तभी आप इक्वल कर सकते हो जब उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। राइट, दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये इक्वेशन है सपोज a प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी, ये एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन करेक्ट कब होगी? इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट कब होगी? ये दो टर्म तभी ऐड हो सकती है इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। इसका मतलब ये करेक्ट है, ये टर्म, ये दोनों टर्म मिला, ये पूरी इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगर सी और डी भी बराबर हो जाए तभी सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो सी और डी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के देखा बराबर है, इसका मतलब सी यू माइनस डी भी एक करेक्ट टर्म है, करेक्ट एक्सप्रेशन है। और इनको दोनों को मिला के अगर मैंने इक्वल कर दिया, अगर मैं इक्वल कर पा रहा हूं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा है और राइट हैंड साइड में जो भी डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ प्लस लेंथ मिलकर क्या बनेगा, लेंथ बनेगा। तो इधर मेरे पास क्या आ गया, लेंथ। फिर राइट में भी ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, और लेंथ में से लेंथ को सब्ट्रैक्ट किया तो वापस क्या आएगा मेरे पास, लेंथ। तो इधर भी लेंथ आ गया, इधर भी लेंथ आ गया, इसका मतलब लेंथ बराबर लेंथ किया है तो डायमेंशन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में अपन क्या देख सकते हैं कि चारों टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, सेम। मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तभी होगी जब इन चारों टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन करते समझ में आएगा। देखो अभी अब क्वेश्चन क्या, इसमें बेसिकली दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो इक्वेशन को चेक करना होता है डायमेंशनली करेक्ट है इनकरेक्ट है, और दूसरा भी देखो दिखाता हूं मैं आपको। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चेक इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। पहला दिया हुआ है यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहली को चेक करना है। v वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, p मोमेंटम है और m मास है। ठीक है, तो हर टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला चेक करो। तो v का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, L1 t - 1 पता है अपने को, वेलोसिटी होता है। फिर है एक्सेलरेशन, दूसरा टर्म देखो एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये इक्वेशन करेक्ट तभी होगी जब इसका, इसका और इसका तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाए, सेम आ जाए। एक्सेलरेशन का क्या होता है, L1 t - 2 मल्टीप्लाइड बाय t1, तो ये भी कितना आ गया, L1 t - 1 आ गया। उसके बाद में p अपॉन m का डायमेंशन फॉर्मूला चेक करो। p क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, m इंटू मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास हो गया m1, वेलोसिटी क्या हो गया, L1 t - 1 अपॉन मास, मास होता है m1 से m1 कैंसिल, क्या आ गया, L1 t - 1। तो देखो ये तीनों क्या हो गए मेरे पास, तीनों सेम है। इसका मतलब क्या है, ये वाली इक्वेशन क्या आ गई, करेक्ट। सेकंड इक्वेशन को चेक करें। सेकंड इक्वेशन देखो क्या है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अपने को पता है, m1 L1 t - 2 होता है। उसके बाद में देखो आप mv अपॉन t, mv अपॉन t का डायमेंशन फॉर्मूला देखो, m क्या होता है, मास, और ये वेलोसिटी हो गई L1 t - 1 वेलोसिटी, और t क्या हो गया, टाइम। तो ये देखो क्या आ गया मेरे पास, ये m1 L1 t ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 हो गया। उसके बाद देखो mv स्क्वायर, m इंटू वी स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला चेक करो। m तो हो गया m1 और v स्क्वायर मतलब L1 t - 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा m1 L2 t - 2। मतलब देखो ये दोनों तो सेम आ गए, लेकिन ये सेम नहीं है। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन जो है वो क्या हो गई, इनकरेक्ट। ये इक्वेशन क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। ये एक तरह की प्रॉब्लम आती है। दूसरे तरह की प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि फाइंड डायमेंशंस ऑफ वेरिएबल a अपॉन b। a और b का रेशियो का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, डायमेंशन निकालना है इस इक्वेशन में। मतलब कोई इक्वेशन दी हुई होगी और उस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है उनके डायमेंशन फॉर्मूला निकालने होंगे, है ना। इस तरह ये सेकंड कैटेगरी होती है। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, इक्वेशन को एज्यूम करके चलना होता है कि इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। आपको हमेशा इसमें एज्यूम करना होगा कि इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट। अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला, इसका डायमेंशन फॉर्मूला, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो a का मतलब a मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स, या अगर मैं बोलूं f, हाँ सिंपल सा बोलूं कि a मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो किसके बराबर आएगा, फोर्स के बराबर आएगा। तो देखो यहां से मेरे पास a का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला डिवाइडेड बाय रूट एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1 L1 t - 2, और ये मेरे पास क्या है, लेंथ क्या है, l पावर हाफ। तो फाइनली a का डायमेंशन फॉर्मूला यहां से क्या आ गया, देखो तो a का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, m1 L
-½ और t -2। ये हो गया मेरे पास ए का डायमेंशन फॉर्मूला। अरे समझ में आ रहा है? f/√x हो गया। ए क्या हो गया? f/√x का डायमेंशन फॉर्मूला। f तो है √x है, तो ये क्या हो गया? 1 -½ सॉरी +½ होगा, है ना, 1 -½ +½ होगा, 1 -½ +½ ये हो गया है। अब b का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। f किसके इक्वल है? bt स्क्वायर के भी इक्वल होगा, तो b और t स्क्वायर जो उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी किसके बराबर होगा? f के बराबर होगा। तो यहां से मैं b का डायमेंशन फॉर्मूला अगर मैं निकालूं तो वो किसके बराबर आएगा? f/t स्क्वायर के बराबर आएगा। f क्या है? m1 L1 t -2 और t स्क्वायर क्या हो गया मेरे पास? t स्क्वायर। तो फाइनली देखो मेरे पास क्या आ गया, तो b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास? m1 L1 t -4 ये हो गया मेरे पास a का, और ये हो गया मेरे पास b का। अब रेशियो निकालना है, दोनों को डिवाइड करके आप क्या कर लोगे? रेशियो फाइंड आउट कर लेना, है ना, a/b। इसको a/b कर लो, आंसर आ जाएगा आपका फाइनली। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। ये p क्या है? पावर है, x डिस्टेंस है और t टाइम है। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, फाइंड वही a और b दो वेरिएबल है, इनका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। देखो अब इसके अंदर देखोगे, अब p बराबर ये पूरा एक्सप्रेशन, इस पूरे एक्सप्रेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? पावर के बराबर होगा। फिर एक्सप्रेशन में भी सब एक्सप्रेशन देखें आप, जैसे सब एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो गया? b और x स्क्वायर अगर ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं क्या? b का डायमेंशन फॉर्मूला वही आएगा जो किसका होगा? x स्क्वायर का होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? l स्क्वायर हो गया, ये b आ गया डायमेंशन फॉर्मूला। अब a का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, a का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो देखो यहां पर आपको पूरी टर्म, ये पूरी टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला p के बराबर होगा। अब देखो यहां से मैं लिख सकता हूं p का डायमेंशन फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू टर्म कौन सी? b - x स्क्वायर अपॉन a t का डायमेंशन फॉर्मूला। ये किसके बराबर आएगा? देखो अब यहां पर अगर आप देखोगे, हाँ, पावर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? यहां से इसको सॉल्व करो, अगर यहां पर इसको किसके बराबर लिख सकता हूं? b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? l स्क्वायर। इस पूरी टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? सोच के देखो, जीरो मत कर देना। b का डायमेंशन फॉर्मूला l स्क्वायर रख दिया, x का डायमेंशन फॉर्मूला भी वापस क्या रख दिया? l स्क्वायर रख दिया। पता पड़ा l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर जीरो हो गया? नहीं, इन दोनों टर्म का, इसका ये l स्क्वायर है, ये भी l स्क्वायर, तो ओवरऑल पूरा टर्म भी क्या होगा? l स्क्वायर तो बनेगा। l स्क्वायर मतलब एरिया, एरिया में से एरिया सब्ट्रैक्ट करोगे तो पूरी टर्म किसको रिप्रेजेंट करेगी? एरिया को रिप्रेजेंट करेगी। तो ऊपर वाली टर्म का ये बहुत ये इंपॉर्टेंट स्टेप ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ऊपर वाली टर्म का क्या हो गया? l स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय at। अब यहां से क्या निकालना है मुझे? a का निकालना है। तो a का डायमेंशन फॉर्मूला देखो क्या आ जाएगा? l स्क्वायर अपॉन पावर नीचे ले ली मैंने और ये ऊपर ले लिया, तो ये हो गया तुम्हारे पास। देखो क्या आ जाएगा मेरे पास? ये l स्क्वायर अपॉन, इसको सोल्व करो। अब यहां पर क्या हो जाएगा? देखो मेरे पास ये आ जाएगा मेरे पास l स्क्वायर, पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है? m1 L2 और वर्क अपॉन टाइम मतलब t -3। ये हो गया पावर और मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो देखो फाइनली क्या आ गया? l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली तेरा क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा m-1 और t +2। कैलकुलेशन देख लेना भाई यार, कैलकुलेशन देख लेना, कुछ मिस्टेक कर दियो तो माफ करना भाई साहब, है ना। वर्क पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, पावर ही है ना, हाँ, पावर वर्क अपॉन टाइम होता है ना। वर्क क्या हो गया? m1 L2 t -2। ठीक है, चलो ये हो जाएगा मेरे पास। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ये इक्वेशन, ये वंडरवॉल्स इक्वेशन है, गैस इक्वेशन। अगर आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हो तो ये क्या है? ये गैस इक्वेशन है। इसके अंदर वापस a और b वेरिएबल जो है उनका डायमेंशन होना निकालना है। अगर गैस लेवल पे जाते हो तो वहां पर P4 प्रेशर होता है, V4 वॉल्यूम होता है, T4 टेम्परेचर होता है, ये अपने को पता है। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर देखो आप, यहाँ पर आपको a और b का डायमेंशन फॉर्मूला। सबसे पहले देखो इस इक्वेशन को यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आपको एक चीज तो दिख गई होगी कि v में b ऐड हो रहा है, तो सिंपल b का डायमेंशन फॉर्मूला तो सामने आ गया कि b का डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा वो वॉल्यूम के बराबर होगा, और वॉल्यूम का क्या होता है? L³ होता है, तो वॉल्यूम हो गया मेरे पास L³। उसके बाद a का निकालना है। a इस टर्म में देख लो आप, p क्या है? प्रेशर। तो a का डायमेंशन फॉर्मूला, तो a अपॉन क्या? a अपॉन v स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा? प्रेशर के डायमेंशन फॉर्मूला के इक्वल होगा। और फाइनली यहां से अगर आप देखोगे किसका a का डायमेंशन फॉर्मूला अगर आप लिखोगे तो वो आ जाएगा pv स्क्वायर के डायमेंशन फॉर्मूला के इक्वल, pv स्क्वायर। अब p प्रेशर इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला, इसको pv तो वर्क डन हो गया मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ऐसे भी लिख सकते हो आप अगर देखो, या फिर देख लो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है? m1 फोर्स अपॉन एरिया, तो ये इसका प्रेशर का होता है m1 L-1 T -2, जाके चेक करना। ये हो गया प्रेशर। और भाई क्लियर?
फोर्स अपॉन एरिया होता है m1 L1 t माइनस टू अपॉन L स्क्वायर, ऊपर जाके -1, और वॉल्यूम का स्क्वायर मतलब L पावर 6 क्यूब का स्क्वायर हो गया। तो फाइनली आपके पास आ गया कितना, ये m1 L5 t माइनस टू। ये कौन आ गया भाई, ये A का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। ओह हो, चल भाई बहुत बढ़िया, जल्दी से लिख लो इसको भी, जल्दी से शॉर्टकट मार लें इसका, आगे बढ़े। लास्ट स्लाइड है आज की, ठीक है। हाँ, आज यूनिट्स एंड डायमेंशन ही करवा पाऊंगा, है ना। कल वाली क्लास के अंदर अपन एरर्स भी थोड़ा बड़ा पार्ट है, तो एरर्स के साथ में अपन क्या बोलते हैं उसको, स्क्रू गेज और वो कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो यहाँ तक देखो आप, चलो क्वेश्चन देखो, और क्या क्वेश्चन हो सकता है। देखो y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx। देखो अगर आपने पूरी फिजिक्स पढ़ी हुई तो इस इक्वेशन को देख सकते हो सीधा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये मीटर में होता है, इसने ओमेगा और k का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है। तो ओमेगा तो क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ना, तो t माइनस 1 होता है उसका, तो और k क्या है 2π/λ होता है, इसका क्या आएगा मीटर इनवर्स। तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप, बट स्टिल अगर आप अनजान आदमी हो तो देखो क्या करोगे, तो सिंपल सा, लेकिन डायमेंशन से करना है। हमेशा ध्यान दो साइन के अंदर क्या एंगल है, एंगल मतलब तेरे पास क्या हो गया, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस पूरी टर्म जो होगी वो क्या होगी, डायमेंशन लेस होगी। एंगल है ये, क्योंकि ये क्या पूरा एंगल है, इसका मतलब ओमेगा टी का डायमेंशन फॉर्मूला बोलो या के एक्स का डायमेंशन, क्योंकि वापस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर मैं कर पा रहा हूं, ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, अगर ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं मतलब इस टर्म का और इस टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा, और वो किसके इक्वल होगा, m0 L0 T0 के इक्वल होगा, क्योंकि ये पूरा टर्म क्या है, डायमेंशनलेस है। तो इस पूरे टर्म में जो हर इस पूरे एक्सप्रेशन का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। तो उसके अंदर मौजूद हर टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होगा, डायमेंशनलेस, m0 L0 T0। बस यहां से ओमेगा का निकाल लो, तो ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पहले इन दोनों को सोल्व करो, तो ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा t-1, और वापस फिर इन दोनों को लो आप, तो k का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्या हो गया यार, नस चढ़ गई, के का क्या हो, देख सोच 2 मिनट सोच, के का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, है ना। देख वहां से आ रहा है L-1, दिखा, m0 L0 T0 अपॉन x हो जाएगा, और अपॉन x का मतलब क्या हो गया, L नीचे L, तो ये हो जाएगा L-1, आ गया ये, नहीं तो अपने को वैसे ही पता था ये k क्या 2π/λ होता था, L इनवर्स, ये क्या होता है 2π/t होता है, टाइम इनवर्स। चलो अगला देखो, x पोजीशन है, t अगर टाइम है, तो a और b जो वेरिएबल है उनका डायमेंशन निकालना है। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल की पावर में। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी के मतलब पावर टर्म जो होता है हमेशा डायमेंशनलेस होता है, मतलब आपने किसी की भी पावर में अगर कुछ भी चीज लिखोगे वो हमेशा डायमेंशनलेस होगी, जैसे 5⁻3 है ना, मतलब हमेशा कांस्टेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब पावर हमेशा क्या होती है, डायमेंशनलेस। जो पावर होती है, पावर का हमेशा डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, m0 L0 T0। एक ये चीज आपको हमेशा मालूम होनी चाहिए, पावर क्या है, bt, तो b और t का प्रोडक्ट का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, m0 L0 T0। तो यहां से b, तो b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, t नीचे चला गया, क्या आ गया, t-1। डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, वैसे इसको डायमेंशनलेस बनाने के लिए इसको t-1 होना होगा, अगर थोड़ा इतना फील आता हो, इतना कैलकुलेशन कर पाते हो, अगर आप समझ में आ रहा है, इसको डायमेंशनलेस बनाने के लिए t-1 होगा, तो t-1 t+1 क्या हो गया, t की पावर 0। तो समझ, ये थोड़ा दिखना चाहिए अपने को। यहाँ पर भी देखो सेम वही था, इसको डायमेंशनलेस बनाना है तो ये t-1 होना होगा, इसको डायमेंशनलेस बनाना है तो इसको L-1 होना होगा। शायद आप समझ पा रहे होंगे। पर जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपकी स्पीड फास्ट होगी। कोई डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं होता, सुपर ट्रिक जो अति सुपर ट्रिक कुछ नहीं होता है। जितने क्वेश्चन करोगे अपने आप खुद भी ट्रिक बनाने लग जाओगे, हाँ इस तरह क्वेश्चन आता है, ऐसा होता है। चल आगे बढ़, भी हो गया। अब मुझे देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये अगर ये पावर में डायमेंशनलेस है तो ये पूरा टर्म भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। या अगर मैं बोलूँ ये दोनों अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो ये पूरा, ये भी क्या होगा, डायमेंशनलेस ही होगा। समझ के देखो, सोच के देखो, क्योंकि ये 1 है, ये भी डायमेंशनलेस, मतलब ये पूरा टर्म क्या होगा, ये पूरा टर्म क्या होगा, डायमेंशनलेस। तो देखो यहां से मैं x का डायमेंशन इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, a/b का डायमेंशन और मल्टीप्लाइड बाय इस पूरे टर्म का डायमेंशन क्या होगा, m0 L0 T0। अब यहां से मुझे a का डायमेंशन निकालना है, तो a का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, ये तो डायमेंशनलेस है, a का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, b उधर से b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का डायमेंशन फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय b का डायमेंशन फॉर्मूला, x क्या हो गया L1 और b क्या आ गया मेरे पास, t-1। देखो वेलोसिटी बन गई शायद ये,
तो अगला क्वेश्चन एक और आ सकता है, ए फिजिकल क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, क्या, तो क्या करना होगा, डायमेंशन फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना होगा। तो क्या आ गया, वेलोसिटी, सिंपल। आगे देखो एक और क्या दिया हुआ, x इक्वल्स टू ए लॉग टी बी, एक्स पोजिशन है, टी टाइम है, ए और बी का डायमेंशन होना निकालना है। देखो आपने देखो वापस देखो यहाँ पर, जैसे एक्सपोनेंशियल टर्म के अंदर ये मेरे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उस तरीके से लॉग के अंदर भी आपने देखा होगा हमेशा लॉग की वैल्यू निकालते हो तो क्या होता है, log 2 log 3 log 5, अंदर क्या आता है, हमेशा कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m0 l0 t0। तो यहां से देखो क्या निकाल सकता हूं मैं, जो t मल्टीप्लाइड बाय b, इस टर्म का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, m0 l0 t0। तो यहां से देखो मेरे पास b का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, b क्या आ जाएगा, t -1, ये हो गया b का डायमेंशन फॉर्मूला। अरे क्लियर। अब log की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, तो ये भी मेरे पास क्या पूरा डायमेंशन लेस है, तो a का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो x का होगा, समझ में आया होगा आई थिंक। तो x का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल्स टू a का डायमेंशन फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय पूरी log का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, डायमेंशन लेस। तो a का डायमेंशन फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू व्हाट, x का डायमेंशन फॉर्मूला बराबर l पावर 1। तो यहां पर भी पूछ सकता है a क्या रिप्रेजेंट करेगा, भाई लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, b क्या रिप्रेजेंट करेगा, फ्रीक्वेंसी हो सकता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो सकता है, ठीक है। चलो आगे देखिए, लास्ट अपने पास तीसरी जो एप्लीकेशन है वो क्या है, टू डेराइव अ फिजिकल रिलेशन। टू डेराइव अ फिजिकल रिलेशन कैसे डेराइव करते हैं, इसको मैं क्वेश्चन से समझाता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी v एंड रेडियस r देन डेराइव द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया होता है कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी का आपको रिलेशन डेराइव करना होता है और क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होता है कि दिस फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन वेरियस वेरिएबल्स। तो यहां पर मेरे को क्या दिया, एक्सेलरेशन एक वेरिएबल का डायमेंशन फॉर्मूला मुझे मालूम करना है, का एक्सप्रेशन मुझे डेराइव करना है, और इसके अंदर क्या प्रोवाइडेड है कि ये किन किन वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो ये दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी और रेडियस, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका, अगर कोई वेरिएबल किसी और वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्सेलरेशन को कैपिटल ए से लिख रहा हूं मैं कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, सो एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी टू द पावर, पता नहीं, पावर पता चल जाए तो फॉर्मूला ही बन जाएगा। अब पावर कुछ भी हो सकती है भाई, अपने को पता है कि उसके उस पर डिपेंड कर रहा है, आप इनवर्स रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, या डायरेक्ट में स्क्वायर का रिलेशन है, या इनडायरेक्ट में स्क्वायर का रिलेशन है, क्या है, तो पावर मुझे पता नहीं। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर a, और सेम रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है, तो रेडियस की पावर भी क्या हो गई, b। तो मैंने पावर एज्यूम कर ली यहां पर। बस अब क्या करना है, यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा k, ये k जो होगा वो हमेशा क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। ये क्या होगा, ये इसका डायमेंशन हमेशा क्या होगा, m0 l0 t0। यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता है हमेशा क्या लेते हैं, डायमेंशनलेस, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, देखो अब दोनों तरफ क्या करो, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, l1t-2, l1t-2 के डायमेंशनलेस है, वेलोसिटी l1t-1 पावर a, r क्या रेडियस मतलब लेंथ पावर b, इधर क्या m0 l1t-2 इधर। अब mlt की पावर इकट्ठा कर लो, अब यहां पर बेस सेम होता पावर ऐड होती है, m तो है नहीं तो m की पावर 0, l बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, तो इधर l की पावर क्या होगी, पावर टू द पावर मल्टीप्लाई होता है 1 इंटू a, और बेस सेम है तो इसलिए पावर ऐड हो गई, इधर a थी इधर b थी तो a प्लस b, और इधर क्या आ जाएगा t की पावर टू द पावर मल्टीप्लाई होती है तो माइनस a, और इधर है ही नहीं तो प्लस 0, तो इक्वल मिला के ये इक्वेशन आ गई। फिर दोनों तरफ अपन कंपेयर कर लेते हैं, अगर बेस सेम होता है तो पावर्स को इक्वल कर सकते हो, आइडेंटिटी पता होगी आपको। तो बेस इक्वल है तो 0 तो 0 की इक्वल करने का मतलब नहीं है, तो 1 सबसे पहले l की पावर कंपेयर करी मैंने, तो 1 इक्वल्स टू क्या आ गया, a प्लस b। फिर t की पावर कंपेयर करी तो क्या आ गया, -2 इक्वल्स टू माइनस a। तो देखो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू यहाँ पर रखी 2, तो 2 उधर गया -2 + 1, तो b की वैल्यू हो गई -1। बस यहाँ पर पुट कर दो आप, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, k v की पावर a कितना है 2, तो स्क्वायर r की पावर b कितना है -1, तो r की पावर -1, तो क्या आ गया a इक्वल्स टू k v स्क्वायर अपॉन r। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के अंदर आपको एग्जाम में ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दे दिया जाता है, जैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आता है, v स्क्वायर अपॉन r आता है। एक मिनट, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आता है हमेशा, v स्क्वायर अपॉन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आता है, फोन आ गया ना एक मिनट, बस काट दिया मैंने। हाँ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या आता है, v स्क्वायर अपॉन r आता है ना, तो v स्क्वायर अपॉन r। अब एग्जाम में कांस्टेंट क्या दे देगा, 1 दे देगा आपको वो, तो v स्क्वायर अपॉन r इज द फॉर्मूला। हालांकि इतना करने की जरूरत भी नहीं है आपको, अगर फॉर्मूला वैसे याद होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन r होता है। तो वहां देख लो आप क्या दिया हुआ उसमें एक्सप्रेशन में क्या क्या दिया हुआ है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है, वहां से डायरेक्ट कर सकते हैं आप।
है ना। इसका डायमेंशन निकाल के देख लो। एक और तरीका है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, या तो ये फास्ट कर पाते हो तो अच्छी बात है, इसमें फास्ट नहीं हो पाते हो तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के देख लो। जिसका डायमेंशन फॉर्मूला एक्सेलरेशन के बराबर आ रहा होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। चलो आगे बढ़े आप। नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन देखो और क्या दिया हुआ है। एक कैटेगरी तो ये होती है, वन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन क्या है, जनरली यहां से आपके पास एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। देखो क्या है कि वेलोसिटी v, फोर्स f एंड टाइम t आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये 3 वेरिएबल है, वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इसने क्या पूछा, एक्सप्रेस मास m एंड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम। ये क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया कि अगर मैं वेलोसिटी, फोर्स और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी बना दूं तो बताओ मास का फॉर्मूला क्या होगा इनकी टर्म्स में, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में ही तो अपना फॉर्मूला बनता है हमेशा। तो उल्टा कर लिया। तो फॉर्मूला बनाने के लिए सिंपल क्या है, किसने बोला है कि मास को इसकी टर्म्स में बनाना है, मतलब मास इन तीनों पर डिपेंड कर रहा है। तो देखो क्या लिख लिया मैंने, तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, f और t। पावर ले ली a, b, c, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया k, वेलोसिटी L1 t - 1, फोर्स m1 L1 t - 2। डायमेंशनल फॉर्मूला याद होंगे तभी कर पाओगे, अदरवाइज बहुत टाइम लगाओगे। टाइम का हो गया t, बस बेस वापस बेस सेम है, पावर इकट्ठे कर ली मैंने, बेस सेम है। m का है देखो, m एक ही है तो m टू द पावर b। l देखो इधर पावर a इधर पावर b तो a प्लस b। t देखो इधर पावर माइनस a इधर पावर माइनस 2b इधर पावर c। दोनों तरफ कंपेयर करो, m m कंपेयर करा तो b इक्वल टू 1 आया, l l कंपेयर करा तो 0 इक्वल टू a प्लस b आया, तो a की वैल्यू -1 आ गई। फिर इधर से कंपेयर करा तो 0 इक्वल टू ये माइनस a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 0 हो गया, तो c की वैल्यू भी इसको सोल्व करोगे तो 1 आ गई। तो फाइनल फॉर्मूला देखो क्या बन गया, m इक्वल्स टू, यहाँ पर रख लो इस इक्वेशन के अंदर। कहाँ गया, कहाँ गया भाई, ये है, हाँ ये यहाँ पर रख लो इक्वेशन में। यहाँ से लिख सकते हो ना आप, यहाँ पर इसको वापस लिख लो भले, m इक्वल्स टू k v की पावर a, f की पावर b और t की पावर c। उस इक्वेशन में रख दिया मैंने यहाँ पर। तो v a की पावर a कितना है -1, तो v की पावर -1, b कितना है +1 तो f की पावर b है ना, वो देखो ऊपर, और c कितना है 1 तो t की पावर 1। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। इस तरीके से एनर्जी को भी डिराइव करना था, एनर्जी को भी इन टर्म्स ऑफ VFT निकालना था। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VFT आ गया। ये VFT का इक्वेशन तो भी अपन ने लिखा था ना, ये सेम, क्योंकि वेलोसिटी v वेलोसिटी है, f फोर्स है, t टाइम है। तो ये एक्सप्रेशन तो राइट वाला तो वो ही रहेगा, बस लेफ्ट में पहले मास था, अब एनर्जी हो गई। तो एनर्जी क्या होता है, m1 L2 t - 2 होता है। बस वापस दोनों कंपेयर कर लिया। दिस टाइम इक्वेशन विल बी डिफरेंट, क्योंकि लेफ्ट में मेरे पास चेंज हो गया है। तो m तो सेम ही है मेरे पास, तो m कंपेयर करा तो b की वैल्यू 1 आ गई। फिर l कंपेयर करोगे तो a प्लस b इक्वल्स टू 2 आ गया, तो यहाँ सॉल्व किया तो a आ गया। फिर a और b को थर्ड इक्वेशन यहाँ से आ गई, -2 इक्वल्स टू -a - 2b प्लस c। इसको कंपेयर करा, यहाँ से a और b की वैल्यू पुट करोगे तो c की वैल्यू आ गई। a b c तीनों रख दिया, फाइनल एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास। a b c तीनों ही 1 है शायद। ये हो गया मेरा एक्सप्रेशन। जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो राइट दोस्तों, सो बस आज के लेक्चर को यही ओवर करते हैं अपन, क्योंकि यार लेक्चर बहुत बड़ा भी हो गया है। बड़ा तो नहीं हुआ है पर इनफैक्ट टाइम बहुत हो गया है, मैं आपको टाइम पर लेक्चर नहीं दे पाऊंगा। राइट, तो कल अपन एरर्स प्लस स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स के क्वेश्चन अपन कल करेंगे, कल वो टॉपिक अपन निपटाएंगे। तो कल पूरा अपना क्रैश कोर्स वाइंड अप। ओके गाइस, थैंक यू। बहुत अच्छा समय निकला आप लोगों के साथ में। बस इसी तरीके से और बने रहे, और भी आपके लिए वैल्यूएबल मैं कोर्स लेके आने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। मोस्ट प्रोबेबली मैं भी सोच रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँ। सो राइट, वी आर वेरी सुन कमिंग टू यू अगेन, बैक टू यू अगेन। और एक कोशिश करें दोस्तों 11th क्लास के स्टूडेंट को जोड़ने की चैनल के ऊपर, बिकॉज क्योंकि कल का जो पोल मैंने क्रिएट किया था, पोल के अंदर मेरे को मैक्सिमम जो 95% स्टूडेंट जो है वो आपके 12th क्लास के स्टूडेंट ही नजर आ रहे हैं, मुझे ड्रॉपर ही नजर आ रहे हैं। तो आप कोशिश करके क्लास 9, 10th, 11th भी जोड़ने की कोशिश करें, ताकि इन फ्यूचर मुझे और भी लोग देखने वाले मिले। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं अब आप देख के निकल जाओगे यार, तो पुराने लोगों को भी यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करें ताकि उनको भी कुछ फायदा मिले। राइट, दूसरे लोगों का भी फायदा उठाए। अगर मैं फ्री में आपका फायदा करवा रहा हूँ तो यार तुम लोग कुछ तो मेरी इज्जत रख लो यार, कुछ लोगों को बुला के और जोड़ लो उनका भी भला हो जाएगा। चलो बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल वापस सेम टाइम।